गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो हाँ, फाइनली भैया धीरे 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 अब एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते के बाद अब, हाँ, आज 27 तारीख है। आज मतलब 27 तारीख है, 2 टाइम्स 7 है आज तो। 2 और 7 है तो थाला फॉर अ रीजन, और डबल थाला मतलब ऑब्वियस है भाई, आज ज्यादा पढ़ना चाहिए। हाँ, जो लोग कभी भी स्टार्ट करते हैं उनके लिए बता दूं भाई, 27 तारीख आ रही है। जो लोग 1 जून से पढ़ना चाहते हैं, बेटा 1 जून भी आने वाला है। ठीक है, जब से आप पढ़ना चाहते हो वो सारे शुभ दिन आने वाले हैं, बस पढ़ना है। ठीक है, पढ़ते रहना है, कोशिश करिएगा भाई, पढ़ते रहना है। ओके, चलिए। अभी मैं बात कर रहा था लास्ट क्लास में, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, और लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम अभी बेसिक बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स अपने खत्म करने वाले हैं। तब जाके हम स्टोइकोमेट्री पे अगली क्लास में पहुंचेंगे, लेकिन पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स की फिनिश करेंगे। ठीक है, हाँ। तो देखो भाई, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कितने लोग क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैंने जैसे जैसे अब हफ्ता बीतेगा धीरे धीरे लेवल अपग्रेड होता जाएगा। मैंने बोला था कि भैया जो लोग बोलते थे बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले। हम लोगों ने देखो तो क्या क्या कर लिया है। लास्ट क्लास में मोल कर लिया है। मोल के ऊपर सर इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। सर ये सारी कहानी कर लिए है हमने। ये सारे के सारे कहानी हमने मोल के ऊपर कर लिया है। हमने ग्राम कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट भी जानते हैं। आज के टाइम पर ग्राम कॉन्सेप्ट क्या है? मुझसे कोई बोले 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने लोगों को याद आ रहा है? अभी तक जो कहानी करी है, कहानी अब तक देखेंगे। अगर मैं कहानी अब तक देखूं तो क्या क्या आ रहा है सर? अब तक की कहानी हम लोग यहां तक हमारे पास, हाँ, नीट 2026 चैप्टर नंबर 1 एपिसोड नंबर 8 उनसे बात कर रहे थे। तो यहां पर देख लो, यहां पर देखो, ये सब कुछ पता चल रहा है। 2 ग्राम ऑक्सीजन मास को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझसे बोला गया सर एवोगाड्रो नंबर इंटू एएमयू का वैल्यू अगर मास में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। अभी भैया देख लो, बार बार बोल रहा हूं, एन ए इंटू एएमयू 1 के बराबर आ गया। और क्या बोला गया सर? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट कितने लोगों को लगता है कि सर अभी के अभी सब के सब कॉन्सेप्ट याद है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से लेकर अभी तक जितने भी, सिर्फ 7 क्लासेस हुई हैं बेटा, 7 क्लासेस हुई हैं, और 7 क्लासेस के कॉन्सेप्ट कितने लोगों को लगता है कि सर हाँ सर कर लूंगा? क्वेश्चन अगर आ गया, अभी 7 दिन हुए पढ़ते हुए, आज 8वीं क्लास है, 8 क्लास तक आते आते कितने लोगों को लग रहा है सर कहीं से पूछ लो, किसी से जगह से पूछ लो, कर लूंगा? कितने लोगों को लगता है? चलो शुरू करते हैं अपना खेला, और अपने खेले में देखते हैं कौन कौन मिलने वाला है, कौन कौन सा होने वाला है। कौन बनेगा डॉक्टर? खुद से पूछो, और आंसर तुम्हें पता है कौन बनेगा डॉक्टर? जो जितना मेहनत करेगा बन जाएगा। जितनी मेहनत, जितनी शिद्दत से करोगे उतनी जल्दी बनोगे, पक्का। तो आ जाओ, शुरू करते हैं, कौन बनेगा डॉक्टर स्टार्ट करते हैं, और सीखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। सर चलिए, आइसोटोनिक न्यूक्लियाई बताना है। आइसोटोनिक न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं? आइसोटोनिक का मीनिंग मुझे याद नहीं गाइस, मैं भूल गया हूं यार, मैं उस टाइम, अब मैं भूल गया आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है। आइसोटोनिक का मीनिंग क्या होता है मुझे नहीं याद। क्या होगा? क्या होगा? आइसोटोनिक का मीनिंग क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहां पर है? अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करें तो इधर 8 हो गया, इधर अब 7 हो गया, इधर 10 हो गया। कैसे काउंट होता है? अब ये राज जो है, राज रह गया हमारे साथ। ठीक है, ये जो राज है वो राज है। अब ये राज जो है, हाँ, शाहरुख खान की मूवी में निकल के आएगा।
कौन है आइसोटोनिक? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करो, आंसर कितना आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो गया। अब ये देखो कितना सही सही क्वेश्चन है ना, आपको खुद पता चल रहा होगा कि भैया आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हो उसके अलावा आपको खुद दिख रहा होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ये देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 60 सेकंड बहुत है एग्जाम हॉल के लिए। यहां पर कुछ लोग ट्रैप होंगे, बट देखते हैं कितने लोग होते हैं। क्या होगा? 11.2 लीटर ऑफ गैस का मास कितना है? 11.2 लीटर गैस का मास 14 ग्राम है। तो 22.4 लीटर का मास कितना हो जाएगा? एग्जाम हॉल में क्या इतना लिखना पड़ेगा? 22.4 लीटर, इसको डबल करेंगे तो इसका मास कितना हो जाएगा? 28 ग्राम हो जाएगा। सर गैस का मोलर मास कितना आ गया? मोलर मास ऑफ गैस कितना होना चाहिए? मोलर मास ऑफ गैस कितना होना चाहिए? सर 28 ग्राम होना चाहिए, 28 ग्राम होना चाहिए। और यहां पर देखोगे तो क्वेश्चन में सर इसका मोलर मास 28 ग्राम है, इसका मोलर मास 28 ग्राम है, इसका मोलर मास भी 28 ग्राम है, इसका मोलर मास कितना हो गया? 44 ग्राम हो गया। सर ये गैस पॉसिबल नहीं होगा। एग्जाम हॉल में पूछ रहा है गैस कुड नॉट बी। सर कुड नॉट बी इक्वल टू, सर कौन सा गैस नहीं होगा? ये देख लो, देख लो भाई साहब, इक्वली देखो, तुम में, इसमें, इसमें भाई ए, बी और सी में, ये देख लो, तुम्हें खुद डिफरेंस दिख रहा होगा कि नॉट पूछा है। अब ये गलती कैसे सीखेंगे सर? हाँ इजी क्वेश्चन है डीपीपी, हाँ बताओ कैसे होगा ये सब? तुम खुद ही ट्रैप में फंस रहे हो, कहने की जरूरत नहीं है, आता हुआ कॉन्सेप्ट फंसा के जा रहा है, नॉट नहीं पढ़ा। हाँ बेटा यही गलती है, यही टेम्परामेंट तो ध्यान रखना है। मैंने बोला है क्वेश्चन को बार बार ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन वही है गलतियां करेंगे सर। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन में, बस इंग्लिश के मजे लिए जा रहे, इस क्वेश्चन में इंग्लिश के मजे लिए जा रहे। 30 सेकंड ज्यादा दे रहा हूं, 90 सेकंड का ही क्वेश्चन दे रहा हूं। कोशिश करिएगा सही अटेम्प्ट करने की, कोशिश करना सही अटेम्प्ट करने की। नोट नहीं देखा तो निंटिए वाले ही बोल देंगे सर हमने भी आपको नहीं देखा। एमआर सर क्यों क्लास बंद कर दिए? क्योंकि भैया तुम शांत बहुत अच्छा पढ़ रहे होगे ना सर, फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे। इतना अच्छा पढ़े होगे तुम लोग कि सर को लगा होगा इतना अच्छा कैसे पढ़ा सकते हैं, इतने अच्छे बच्चे कैसे हो सकते हैं, तो प्रोसेस करने के लिए उन्होंने क्लास बंद कर दिया होगा ना। हाँ तुम में गलती थोड़ी ही ना होती है बेटा, सब गलती टीचर में होती है। हाँ टीचर तो होता है ना, टीचर बन जाता है। हाँ कैसे होगा? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो A+2, A+2 क्या है सर? A+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद N2O। E की वैल्यू कितनी हो गई? इलेक्ट्रॉन 7 × 2 + 8 हो गया सर, ये 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। A+2 की वैल्यू कितनी दी है सर? 22 दिया गया है। A की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गया। A की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। सर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया। और Z+1 न्यूट्रॉन है। Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ A, ठीक है, नहीं सर Z इज, हाँ तो Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ Z+1 न्यूट्रॉन है, तो Z+1 न्यूट्रॉन है, तो Z+1 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो गया? न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो गया? अच्छा मैं मास नंबर एटॉमिक नंबर ले रहा था। न्यूट्रॉन और जेड क्या है? ए के बराबर है। तो सर ये न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो गया? ए कितना है? 20 + 1 21 है क्या? सर न्यूट्रॉन इतना आ गया, प्रोटॉन इतना आ गया, सर बताएंगे मास नंबर कितना होगा? मास नंबर ए का कितना होगा? मास नंबर ऑफ ए कितना होगा? सर ए का मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 20 + 21 कितना आ जाएगा? 41 आएगा क्या? 20 + 21 कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा क्या? 41 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पढ़ के देख लो, इस क्वेश्चन में देख लो। इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में दे दिया जाए ना तो आधे लोगों का मतलब हालत टाइट कि अरे सर कैसे होगा? A+2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब A+2 सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो N2O के बराबर। इसका मतलब A के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर? 20।
ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज दिख नहीं रहा है, इसका मतलब सर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वही प्रोटॉन का नंबर होगा, जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वही प्रोटॉन का नंबर होगा। अब न्यूट्रॉन किसके बराबर है, तो न्यूट्रॉन लिखा हुआ है Z+1, और Z की वैल्यू क्या लिखी गई है कि सर एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो Z की वैल्यू कितनी दे दी गई, मैं आपको क्या बोल दूं 20, तो Z न्यूट्रॉन कितना हो गया 21। सर मास नंबर किसके बराबर होगा, 41 के बराबर हो जाएगा। आप मास नंबर क्या होगा 41 के बराबर होगा पक्का। तो ये देख लो कितना आ जाएगा सर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लो, अब ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे भैया, ट्रिकी होंगे और डिफिकल्ट भी हो जाते हैं, यही सब ट्रिकी हो जाते हैं और डिफिकल्ट हो जाते हैं। एग्जाम हॉल में टाइम लग जाता है सर गाइस, हाँ सर पेपर डिफिकल्ट हो जाता है, लेंदी हो जाता है। न्यूट्रल एटम जब नहीं दिया है तो न्यूट्रल एटम ही तो होता है। न्यूट्रल एटम जब कुछ नहीं लिखा है कि सब चार्ज है, कटायन है, नायन है, तो उस केस में हम क्या लेंगे, न्यूट्रल एटम ही लेंगे। उस केस में हम क्या लेंगे, न्यूट्रल एटम लेंगे। हाँ न्यूट्रल एटम, इसने बोला इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन और इसके A+2 का इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर। अच्छा, ओ माय गॉड, ओके गाइज, ये बोल रहा है कि A+2 की वैल्यू, अच्छा ये ऐसे ही पढ़ रहा है भाई साहब। बेटा दोनों में फर्क है यार, दोनों में फर्क है। अगर ऐसे दिया होता तो मैं ऐसे लिखता, अगर वैसे होता तो फिर आंसर कुछ और आएगा भाई। ऐसे होता तो कुछ और आता, जब आपको ये लिखा जा रहा है A+2 और यहां लिखा जा रहा है Z+1, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है ना। तो अबे भाई ये इस भाई तुम कहां से आते हो यार, कैसे आ जाते हो यार, इसका मीनिंग और ये मीनिंग सेम है। ओ भाई साहब, हाँ ये बोल रहा है सर दोनों A+2 का मतलब ये होता है। ओ भाई, हाँ कैसे इतना तेजस्वी, कहां से ऐसे तेजस्वी लोग कहां से आते हैं कि सर ये दोनों का मीनिंग सेम है A+2, मतलब तुम्हें लग, अरे भैया यहाँ Z+1 लिख रहा है, A+2 मैथ का इक्वेशन की तरह लिख रहा है कि एक एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया सर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया और यही किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन का। यही किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन का। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। एटॉमिक मास ए और बी का दिया हुआ है, एटॉमिक मास ए और बी का दिया है, ए का 40 है, बी का 80 है। एक्स ग्राम ए का कंटेन्स वाई एटम्स, अगर एक्स का ए ग्राम वाई एटम रखता है तो सर 2x ग्राम ऑफ बी कितना एटम रखेगा, 2x ग्राम ऑफ बी कितना एटम रखेगा। बेटा प्रैक्टिस से ही कंफ्यूजन दूर होगा ना, आप कोई सोचेगा प्रैक्टिस किए बिना भाई कंफ्यूजन दूर हो जाए, कैसे होगा। आप थ्योरी तो कब का कर चुके हो, थ्योरी आप कब की कर चुके हो भाई साहब, ये सब वाली थ्योरी, ये थ्योरी आप पता नहीं कब का फिनिश कर चुके हो। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू यू थ्योरी इज कंप्लीटेड लास्ट वीक, फर्स्ट सेकंड क्लास में ये सब खत्म हो गया है। एटम्स ऑफ ए निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे सर, एक्स अपॉन मोलर मास इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन से। तो ये एटम्स, इसकी वैल्यू कितनी है वाई, सर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वाई बी निकालना है, एटम्स ऑफ बी निकालना है। तो बी के लिए क्या करेंगे 2x अपॉन 80 इंटू क्या कर देंगे एवोगैड्रो नंबर। सर ये देख लो अगेन ये किसके बराबर आ गया सर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, y के बराबर ही होगी क्या, आंसर कितना आ जाएगा y के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सर यहां पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, कोई भी चेंज नहीं आ रहा। देख लो भैया, हाँ देख लो सर, ये 2x, 2 से 280 हो गया, x/40 हो गया सर, x/40 इंटू एन की वैल्यू y है तो x/40 इंटू एन की वैल्यू भी y आएगी। आंसर आ गया, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखना, इस तरह क्वेश्चन क्लास में करा चुका हूं, बट उम्मीद है कि भैया कुछ लोग होंगे, जल्दी कीजिए। कितना आएगा, कितना आएगा,
कितना आएगा? आई एम अ न्यू स्टूडेंट। बेटा तो ठीक है ना, नया स्टूडेंट कहाँ से तैयारी करता है? सीधा 8वें लेक्चर से। साइंस पढ़ी है तो तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ से करना चाहिए तैयारी। लेक्चर 1 बेटा जो होता है फालतू का थोड़ी ना होता, अभी तक जो पढ़ा हो फालतू का तो है नहीं। पीछे का जाके रिकॉर्डिंग देख के आओ। न्यू स्टूडेंट हो तो न्यू स्टूडेंट की तरह बेटा आप पीछे से आओ। आगे सर सीधा सीधा मतलब हम टैलेंटेड इंसान हैं, सीधा सर 8th लेक्चर पे आ जाएंगे। तो मुबारक हो, आप फिर कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। ये देख लो 2x प्लस 3y, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 32/0.2। ये कितना हो गया सर? ये देख लो 160 के बराबर हो गया। 2x प्लस 3y, इसकी वैल्यू आ गई। सर यहां पर देख लो इसका मोलर मास कितना ले लिया, याद करो x2y3 दिया हुआ है, इसका मोलर मास कितना लूंगा? x के एटॉमिक मास का डबल और 3y के एटॉमिक मास का कितना? ट्रिपल। यहां पर देखोगे 0.4 मोल्स, ये 3x प्लस 4y है, 3x प्लस 4y है और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 92.8 दिया हुआ है। सर ये डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, या चलो मैं ऐसे कर देता हूं, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 92.8 डिवाइड बाई 0.4, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, 4 से डिवाइड करोगे ये कितना हो गया? 232, ये आ गया। 3x प्लस 4y की वैल्यू कितनी आ गई? 3x प्लस 4y की वैल्यू कितनी आ गई? सर एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करें? तो एक काम करो ना, किसी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, किसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? कितना हो गया? इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 3 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। तो ये 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 480 हो गया। और ये कितना हो गया? 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 4, 64 हो गया। सर ये माइनस 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 कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। y की वैल्यू एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, यही है। x भी निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है? 160। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160 माइनस 48, 112। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56। ऐसे आंसर एग्जाम हॉल में। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो लोग जल्दी जल्दी में ए ऑप्शन टिक मार रहे हैं भैया देख लो, हाँ देख लो, हाँ जो लोग जल्दी जल्दी में ए ऑप्शन टिक मार रहे हैं बेटा ये देख लो, रिस्पेक्टिवली का वर्ड आपको लास्ट दो मतलब कितनी बार से बता रहा हूं, रिस्पेक्टिवली का रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्टिवली का रिस्पेक्ट करना। एक्स की वैल्यू पहले पूछ रहा है, फिर वाई की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन आपका आंसर ए अगर आ रहा है इसका मतलब आपने रिस्पेक्टिवली की रिस्पेक्ट नहीं करी, हो गया आपका रिस्पेक्ट चला गया, आपका रिस्पेक्ट चला गया। ठीक है बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यूरिया का मोलर मास मैं बता देता हूं। मोलर मास जो होता है यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60 ग्राम होता है। इसका मोलर मास कितना होता है? 60 ग्राम होता है। इसका मोलर मास कितना होता है? 60 ग्राम होता है। दोनों का मोलर मास दिया हुआ है, दोनों का मोलर मास दिया हुआ है। चलिए शुरू हो जाइए। कोई डेटा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आपको निकालना है, आंसर करें क्या होगा। जल्दी क्या होगा? अगर एटम्स इन यूरिया निकालना है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला, एवोगाड्रो नंबर से मॉलिक्यूल निकाला, फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, कितने हैं उसके अंदर? 3 3 6 तो 8। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? y दी गई है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? y दी गई है। एटम्स इन CH3 एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? इसमें 4x लिया गया है।
4x बाई कितना है, इसका मोलर मास भी देखोगे 60 है, 4x बाई 60 है, 4x बाई 60 है, ठीक है 60 है ना, हाँ 24 4 28 और 32, ठीक, इंटू एन इंटू इसके अंदर कितने आइटम्स हैं यार, इसके अंदर कितने आइटम्स हैं, 5 3 8, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू पी वाई दी गई है, तो पी का रेशियो निकालना है। एक काम करो, ऊपर से नीचे डिवाइड कर दो, मुझे लगता है सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/4 इज इक्वल्स टू 1/p, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो x/60 कैंसिल, n कैंसिल, 8 कैंसिल, सर 1/4 बचेगा और वहां से y कैंसिल, तो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/p आ जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास उधर से 1/p आएगा और इधर से 1/4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, p। तो ये देख लेना आंसर कितना हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी होगी, b इज द करेक्ट आंसर, b इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सर कौन सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिखाता है, कौन सा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिखाता है, विच वन इज, जल्दी क्या होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसको बोलेंगे, द पेयर्स विच इलिस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल पेयर, कौन सा पेयर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को शो कर रहा है, कौन सा मल्टीपल प्रोपोर्शन का शो कर रहा है। डिमोटिवेशन हो रहा है बेटा, तो अब तुम चाहोगे तो मैं तो अभी वेट कर रहा हूं, मुझे जहां मेरा लगा, हाँ जहां फीडबैक मुझे अपना खराब दिखा भाई कि हाँ भाई क्वेश्चन से दिक्कत हो रही है, मैं उस दिन से कम कर दूं, जिस दिन से मैंने क्वेश्चन कम कर दी समझ जाना कि सर समझ गए तुम्हारी लैंग्वेज। अभी मुझे लग रहा है पढ़ने वाले ज्यादा हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूं कि भाई मुझे पता है कि वो जीतने जाएंगे, आराम से निकाल देंगे, लेकिन हाँ जब लग गया तो मैं अपना साइड कर लूंगा। मुझे क्या जरूरत है भाई क्वेश्चन, मेरा सिलेबस हो चुका, मैं भी आगे जा सकता हूं, हाँ मैं भी आगे जा सकता हूं, नहीं मुझे भरोसा है 90% जनता पढ़ने वाली है, कुछ ही है तो उपद्रवी, हाँ कुछ ही है जो थोड़ा बदमाश हैं, जिनको थोड़े नखरे हैं, जिनकी वो होता है कि सर आप ना सर नाच के नहीं पढ़ाते, सर आप ना मतलब सर ऐसे करके नहीं पढ़ाते, सर थोड़ा सा मतलब हाँ ऐसे ऊपर नीचे नहीं करते, कुछ ढोल नहीं बजाते, वो अलग है। लेकिन हाँ जो पढ़ने वाले 90% है उनके लिए तो काम करना जरूरी है ना यार, उनके लिए तो क्वेश्चन ही मेजर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, क्वेश्चन जो होता है वही आपको सिखाएगा, वही आपको कराएगा। जल्दी क्या होगा, कहां पर नॉट करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट पहले हाईलाइट कर लो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां वैलिड नहीं हो रहा है, सर बताइए कैसे पता चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां वैलिड नहीं हो रहा है, भैया क्वेश्चन देख लो, सर सब जगह बैलेंसिंग हो रखी है एक्सेप्ट दिस रिएक्शन, जहां बैलेंसिंग नहीं हुई है वहीं पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं वैलिड होगा। अब इस क्वेश्चन में भैया एग्जाम हॉल में 10 से 20 सेकंड लगने चाहिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा, आपको आंसर पता होना चाहिए कि यार ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। जो लोग भी देख रहे भाई इसमें देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बाईवैलेंट मेटल है, उसका एटॉमिक मास दिया हुआ है, सर उसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, अगर उस मेटल का नाइट्रेट बना दिया जाए, उस मेटल का नाइट्रेट बना दिया जाए, बाईवैलेंट मेटल मतलब, बाईवैलेंट मेटल मतलब ऐसा मेटल है, उसका नाइट्रेट कैसा बनेगा, सर उसका नाइट्रेट कैसा बनेगा, शायद क्रिस क्रॉस मेथड मैंने बहुत पहले बोला था, लेकिन चलिए हाँ ज्यादा उम्मीदें मैं नहीं रखूंगा, क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। बताइएगा क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। कितना हो जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर,
कितना आ जाएगा भाई, कितना आंसर आ जाएगा? 188 इज द करेक्ट आंसर, 188 इज द करेक्ट आंसर। तो 188 इज द करेक्ट आंसर। तो ये देख लेना भाई, ये हमारा आंसर आएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो सर, 188 इज द करेक्ट आंसर। अब आप कैलकुलेट करते टाइम 14 इंटू 2 नहीं करा, 16 इंटू 6 नहीं करा, तो आंसर गलत आ जाएगा। हो जाएगा पक्का। टाइम बढ़ा दो। क्यों टाइम बढ़ाना है भाई? टाइम कैसे बढ़ेगा भाई साहब? चलिए, इलेक्ट्रॉन्स बताना है। 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऊपर है बेटा, ये -3 है, दोनों में डिफरेंस होता है। नाइट्रोजन -3 लिखा है, ऊपर है। सर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4.2 ग्राम में? 4.2 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4.2 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बस आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी क्या है देख लो। क्या होगा? पहले तो नाइट्रोजन -3 में देख लो, एक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाइट्रोजन में ऐसे 7 होते हैं, +3 हो गया, 10 हो गया। सर एक में 7 होते हैं, -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालूंगा? तो सर पहली बात, जो मास दिया है उससे मोल्स निकालूंगा। सर नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। फिर Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ आयंस आएंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ये आ जाएगा। सर ये इसका वैल्यू 3Na आएगा क्या? कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? 3Na आएगी क्या? कितनी आ जाएगी? 3Na आएगी। तो भैया इसका आंसर कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर देखिए, सर पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला, नंबर ऑफ मोल्स से किसको मल्टीप्लाई किया? एवोगाड्रो नंबर से। नंबर ऑफ आयंस आ गए, और नंबर ऑफ जब आयंस आ गए तो एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक लाइन में आंसर निकालना सिखाया गया था। वंस अपॉन ए टाइम जब हमने सीखा था तो ऐसा कुछ सीखा होगा। आंसर क्या आना चाहिए? सर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बेटा बस ये 10 क्वेश्चन आपके लिए रिफ्रेशिंग थे। हो सकता है किसी को मजा आए, किसी को ना आए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में +2 कहां से पता चला? बेटा क्वेश्चन पढ़ो, बाई वैलेंट लिखा हुआ है। बाई वैलेंट का मतलब क्या हुआ कि मेटल की वैलेंसी कितनी होगी? मेटल पॉजिटिव दिखाता है, तो सर मेटल की वैलेंसी कितनी होगी? +2 होगी। ऐसे मुझे पता चल गया। तो ये 10 क्वेश्चन आपके हवाले थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 10 क्वेश्चन थे। ठीक, अब आपकी मर्जी है, छोटा छोटा 10 क्वेश्चन कर लो। 10 क्वेश्चन में कितने सही कितने गलत आपको खुद ज्यादा अच्छे से पता चल रहा है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पीछे की चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, आप उसमें ट्रैप हो रहे हैं, तो उसमें गलती टीचर की है, ऑब्वियस है। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये क्वेश्चंस आते आते मेरे से छूट जा रहा है, मैं ये क्वेश्चन कर सकता था मेरे से छूट जा रहा है, तो बेटा सच बता रहा हूं, एक बार अभी घर पे जब भी आपको मौका मिले, घर पे ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ खोलिए, फिर से दोबारा अटेम्प्ट कीजिए, फिर से दोबारा अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि डीपीपी आप कर रहे हैं, ठीक है डीपी, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके ट्विस्टिंग के लिए, ये इसलिए मैं अपने सामने करवा रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चंस करो प्रैक्टिस, ठीक है, हो जाएगा। तो चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कर लिया था, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये सब कुछ डिस्कस हो गया था। इसके बाद आज हम लोग क्या करने वाले हैं? बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन देखो इस चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं। लास्ट क्लास में मैंने ऐसे कुछ बोला था, एक शायद किसी ने होमवर्क स्लाइड पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मैंने आपको बोला था कि लास्ट क्लास में कि भैया एनसीईआरटी रीड करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है। आपने होमवर्क देखा हो तो एनसीईआरटी का रीडिंग उसमें मिला होगा। डाउट्स में देखो भैया, डाउट्स एम्प्टी पेपर्स पे लास्ट में मिलेंगे, ठीक है। एम्प्टी पेपर्स पे जब पूरा चैप्टर खत्म होगा तो जितने क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे मिल जाएंगे। 8 ठीक हुए। दिस क्वेश्चन इज टोटली रॉन्ग, वी आर ट्राइंग टू से दे आर नेग्लेक्टिंग अस टू करेक्ट। क्या है भाई? 49 किसका आंसर है भाई? ये किसका है? इनको इक्वेशन को 2 और 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मैथ सॉल्व करना था। सर कुछ समझ नहीं आया,
कुछ भी समझ नहीं आया भाई साहब, कुछ भी मैं बता ही नहीं रहा था। मैं एटम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा था, तो कुछ भी तो मैं बता ही नहीं रहा था ना भाई, तो ये कुछ भी कैसे समझ में आएगा। ठीक है, 8 out of 10, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बन रहे, प्रैक्टिस कीजिए। कट ऑफ प्लीज, कट ऑफ इस क्वेश्चन में जितने भी हैं 7 क्वेश्चन, 7 से 8, ठीक है, 7 से 8। मेरा क्वेश्चन अच्छे सॉल्व नहीं हो रहा, क्या करूं? प्रैक्टिस, घर पे जाओ, दोबारा अटेम्प्ट करो, दोबारा अटेम्प्ट करो, ठीक है, दोबारा अटेम्प्ट करो, दोबारा अटेम्प्ट करना। सिली मिस्टेक वाले लोग, तुम देखो जितनी बार तुम्हें ये क्वेश्चन, इसीलिए टाइम कम इसीलिए दिया जाता है, तुम अब भूल गए हो शायद, अभी 1-2 हफ्ता हुआ एग्जाम हुए, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ अभी एग्जाम दिए हुए, तुम्हें पता है वहां पर कितना टाइम मिलता है, तो तुम्हें ये बात बोलने का कोई लॉजिक नहीं बोलता कि सर टाइम टाइम तुम ट्रेन करो खुद को, तुम डीपी को फास्ट फास्ट करो, तुम घर पे ये सारे क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट करो, रिपीट करो, ठीक है। हाँ, मार्क द करेक्ट क्वेश्चन। ओ भाई साहब, यहां अलग ही चल रहा है, ठीक है। एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर के बीच क्या रिलेशन है भाई? ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? एक बार जाके देखो, एटॉमिक वेट अलग होता है, एटॉमिक नंबर, सर एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास अलग होता है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी सॉल्व करनी है? नहीं बेटा, अभी जरूरत नहीं है, तुम्हें यही क्वेश्चंस करते रहो, हो जाएंगे। क्वेश्चंस नहीं लग रहे, प्लीज बेटा ट्राई कीजिए, प्लीज बेटा ट्राई कीजिए, ठीक है, कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मल्टीप्लाई 2 और 3 कहां से किया, वो चीज आपको बेसिक मैथ में सिखाई जाती है। मुझे उम्मीद है बाकी लोगों को तो ये पता चल रहा है ना, ये 2 और 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 9th-10th में एक मैथ्स का इक्वेशन होता है, वेरिएबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करके होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बेटा, उससे हम लोग करते हैं, इसको बेसिक मैथ यूज करते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, ताकि कोई एक कैंसिल आउट हो जाए। बट कोई बात नहीं बेटा, उसमें भी मेरी ही गलती है, कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, सीधी सी बात है। मैं मोल पढ़ा रहा था तो इसीलिए मोल समझ में आना चाहिए, कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसका रीजन मैं नहीं हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज भैया बहुत छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से देखो, मैंने बोला ना, इस साल जो क्वेश्चंस आए थे, इस साल इस चैप्टर के 3 क्वेश्चंस थे अपने पास, नंबर ऑफ एटम्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस थे इस साल पहले हफ्ते के टॉपिक से आ गए थे। इस हफ्ते इसीलिए क्वेश्चंस ज्यादा करा रहा हूं कि तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि भैया किसी तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया ध्यान सुनना, हाँ ध्यान सुनना, परसेंटेज कंपोजिशन बहुत सिली, बहुत छोटी चीज है, परसेंटेज निकालना। लेकिन दिक्कत क्या होती है परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन को रीड करते टाइम, क्या होती है, परसेंटेज किसी का निकालना है, मान लो परसेंटेज निकालना है, मैं बोलूं कि सर CH4 में कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम कार्बन है और 4 ग्राम क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। सर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, कार्बन का परसेंटेज निकालना है, तो सर कार्बन का परसेंटेज बहुत आसानी से निकल जाता है। कैसे निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन? सर मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मास इनटू क्या कर दूंगा, 100। अरे भैया यही करोगे। सर कार्बन का मास 12 है, टोटल मास 16 हो गया, और सर कितना आ गया, 100। सर 12 + 4 16, टोटल मास 16 हो गया। सॉल्व कर लो, सर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 25, ये कितना परसेंटेज आ गया, 75%। तो परसेंटेज निकालना भैया एक सिंपल सा मुझे लगता है, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि भैया आपका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू क्या कर देंगे। अगर मास के टर्म्स में परसेंटेज निकालना है तो सर ऐसे निकाल दो, सर 4/16 इंटू 100, सर ये कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। तो मास बाय मास परसेंटेज आपने निकाल दिया। परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो तो आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूं ये मास परसेंटेज है बेटा, ये क्या निकाला मैंने, मास परसेंटेज निकाला, मास के रिस्पेक्ट में निकाल दिया। किसके रिस्पेक्ट में निकाल दिया, मास के रिस्पेक्ट में। अब ये फॉर्मूला कोई बहुत तगड़ा फॉर्मूला नहीं है कि भाई साहब गजब का फॉर्मूला बताए सर, मजा आ गया, इसके ऊपर मैं अपना एक लिखा दूं कि भैया क्या आजकल चलता है। आजकल तो भाई मुझे दिक्कत वो नहीं लग रही है, मुझे जो पेपर देख के इस साल जो पेपर हुआ उससे मुझे 2 चीजें मैंने इस साल सीखी हैं। मतलब मैंने अपने अंदर मैं अपने नोट्स में ऐड किए कि भाई मुझे ना इस बार थोड़ा सा लीक से हटके, थोड़ा सा जो यकीन बैच में पढ़ाना है, थोड़ा सा सीरियसली इनको अच्छे क्वेश्चंस कराने हैं। अनटिल अनलेस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा ही फीडबैक होता है भाई, तो बहुत ज़्यादा अगर तलवार ना लटके, ठीक है, तो बच्चों को थोड़ा एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाना है। क्योंकि इस बार फिजिक्स डिफिकल्ट आई, हो सकता है अगली बार केमिस्ट्री डिफिकल्ट आ जाए, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ये फेस करना, बट अलग ही लेवल। हाँ, मैं 1-2 बच्चों का वो देख रहा था कि सर आप बहुत सीरियस पढ़ाते हैं यकीन में, ठीक है, और सर थोड़ा सा हंसा खिला के पढ़ाइए।
हाँ, एग्जाम हॉल में बेटा ऑप्शन नहीं मिलता है, और हर एक टीचर अपनी अपनी वैरायटी सोचता है। मेरा ये सोचना है कि भाई जो तुम काम करने के लिए, हंसने खेलने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, इंस्टाग्राम पड़ा है, यूट्यूब पड़ा है, भाई हंसते खेलते रहना है। यहाँ पे थोड़ी ना हंसाने के लिए मैं कौन सा एक्टर लग रहा हूँ तुझे। हाँ, कोशिश करेंगे जितना हंस खेल के यहाँ पढ़ सकते उतना पढ़ लेंगे। अरे तू सोचेगा ना सर ऐसे पढ़ाई, ए बाबू CH4 का 1 मोल जानते हो? 1 मोल ऑफ CH4 सर कितना होगा? 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स, ये बेटा ऐसे तुम चाहते हो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम और एंड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो ये देखना सीखा कि नहीं सीखा? कहां से सीखा? मेरे से सीखा। इसीलिए सबसे बड़ा टीचर कौन है? मैं ऐसे पढ़ाऊं, मैं ऐसे पढ़ाऊं तुझे। हाँ, ऐसे जोकर बन के। क्या गजब। अब बताओ, अगर मैं तुमसे पूछता मोल परसेंटेज कार्बन का इन CH4, तुम निकाल पाते क्या? कैसे निकालोगे? रुको रुको, मैं फॉर्मूला बताता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन नंबर टोटल मोल्स इनटू 100। ये ऐसे निकालना, कार्बन के मोल्स 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के, टोटल कितना हो गया 5 सर, कितना हो गया इंटू कितना हो गया 100। ये कितना परसेंट आ जाएगा? देखो मोल परसेंटेज क्या हुआ, अलग हो गया। हाँ, मोल परसेंटेज कैसे अलग हो गया? अब सर देखना, मास का परसेंटेज मास के रेस्पेक्ट में, मोल का परसेंटेज। अब बोल रहा है कि सर एटम के 4, एक कार्बन के 4 इसके, 1 मोल कार्बन का 4 मोल इसका, तो भैया ये कैसे निकलेगा? 1/5 इंटू 100। मोल परसेंटेज अगर बोल दूं कि सर हाइड्रोजन का निकालो इन CH4, मोल परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन CH4, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं डिवाइड बाय टोटल कितने हैं इनटू 100 कर दूं, ये कितना आएगा? 80% आएगा। ये कितना आएगा? 80% आएगा। कितना आएगा? 80% आएगा। पक्का? तो भैया तुमसे परसेंटेज निकलवाना चाह रहा हूं, और परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, अपना डिवाइड बाय टोटल इनटू 100 कर दो। सर तुमसे कोई पूछ दे मोल परसेंट ऑफ कार्बन इन CH4, तो सर कार्बन के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। एटम का पूछ रहा है इसलिए एटम के मोल्स लेंगे, एटम का पूछ रहा है इसलिए एटम के मोल्स लेंगे। अब ये चीज मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, अंडरस्टूड है कि सर कार्बन CH4 का 1 मोल लोगे तो उसके अंदर 1 मोल ये होता है, 4 मोल ये होता है। निकाल सकते हो। मोल का परसेंटेज निकाले सर, मोल का परसेंटेज निकाले। हाँ, मोल का परसेंटेज निकाले, चाहे मास का परसेंटेज निकाले। ध्यान सुनना। हाँ हाँ, कूद कूद के पढ़ाया जाए ना, वो कैसे एक है ना, वो ऐसे पढ़ाते तो हैं, बड़ा अच्छे हैं सर। वो क्या नाम तो था यार, मैं नाम भी भूल गया, मुझे कहीं दिखा था। हाँ, अल्केन अल्कीन अल्काइन, देखो रहो, 2 जोड़ 2 तोड़, ऐसे कुछ तो था यार, वो कुछ तो था। हाँ, मैं भूल गया। हाँ, वो था, कुछ तो था। देखो अब ये सब चीजें मैं तुम्हें सिंपल सा, मास का परसेंटेज हो चाहे मोल का परसेंटेज हो, मैं सीधा सीधा एक फॉर्मूला लिखना चाहता हूं। ये देख, तुझे किसी का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ एन कंपोनेंट। अगर तुझे किसी का परसेंटेज निकालना है बेटा, ध्यान सुनना, परसेंटेज ऑफ एन कंपोनेंट इन अ कंपाउंड इन अ मॉलिक्यूल, जिसके अंदर से बोले मॉलिक्यूल के अंदर, सर किसी मतलब मिक्सचर के अंदर, किसी के अंदर परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बोला जाए तो सर क्या लिखेंगे? सर जो उसका गिवन होगा, जो उसका गिवन क्वांटिटी ऑफ, वो कुछ भी हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी इनटू क्या कर देंगे सर? 100 कर देंगे। टोटल क्वांटिटी इनटू 100 कर देंगे। परसेंटेज निकालने का बेस्ट तरीका यही है, वो चाहे मास का परसेंटेज बोले चाहे वॉल्यूम का परसेंटेज बोले, अरे भैया कोई टेंशन मत लेना, सर मास का परसेंटेज बोल, हाँ कह दो ना +2, हाँ ऐसे ही था, हाँ कह दो ना +2, ऐसे ही कुछ तो ऐसे पढ़ा रहा था वो, हाँ +2 कह दो ना -2, हाँ ऐसे ही तो था, कुछ तो ऐसे ही है। बताओ इतना आजकल यार, पता नहीं यार भाई, मतलब पूरा ठीक है, कुछ लोग हम लोग के भी साथ हैं, ठीक है, उनको इतनी बेसिक सी चीज सिखाने के लिए अगर ट्रिक बतानी पड़ रही है, वो भी 11th 12th में, और ठीक है यार, अब चलो कोई नहीं, आजकल रील्स का जमाना है, क्या ही बोला जाए। ठीक है, ठीक है, हाँ और क्या, चलो
परसेंटेज निकालना है, कहीं पर भी किसी का परसेंटेज निकालना हो तो सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाओ। जैसे तुम्हें मैं बोल, ध्यान सुनना, अगर मैं बोलता हूं ये देखो एक कंपोनेंट दिया है, ये बोला जाए 15 ग्राम CH4 इन 90 ग्राम ऑफ O2 गैस, ऐसे दे दिया जाए 15 ग्राम CH4 प्लस 90 ग्राम O2 गैस। अब यहां पर अगर मैं यहां पर बोलूं कि सर मास बाई मास परसेंटेज निकालो, मास परसेंटेज ऑफ CH4 निकालो, तो मास परसेंटेज ऑफ CH4 कितना निकाल दोगे सर? मास परसेंटेज ऑफ CH4 कितना निकाल दोगे? अगर मैं बोलूं सर 10 ml CH4 गैस, अगर मैं बोलूं मास परसेंटेज के बदले अगर मैं बोलूं कि सर यहां पर ऑक्सीजन गैस, अगर मैं बोल दूं वॉल्यूम परसेंटेज निकाल दो, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ CH4 निकल जाएगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं 10 मोल CH4 और 10 मोल 90 मोल ऑफ O2 लिख दूं गैस में, तो ये क्या मोल परसेंटेज निकल जाएगा CH4 का। तो बेटा डरना नहीं है, परसेंटेज कंपोजिशन जब भी पूछेगा, परसेंटेज कंपोजिशन जब भी पूछेगा मास का है तो मास बाय टोटल मास कितना हो गया सर, इसको कैलकुलेट कर दो 10%, इसको कैलकुलेट कर दो अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, कितना आ गया 10%। मोल परसेंटेज पूछ रहा है, अपना वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू क्या कर दो 100 कर दो, ये कितना आ जाएगा सर, ये 10% आ जाएगा। तो ये 10%, सारे के सारे 10%। लेकिन मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाहता हूं कि बेटा कुछ नहीं करना, गिवन क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी इनटू 100 कर दो, परसेंटेज निकल जाता है, परसेंटेज निकल जाता है। पक्का हो जाएगा, श्योर हो, डन। अब देखना, ये लो, चलो निकालो, खटाखट निकालो, पोल नहीं दूंगा, खटाखट निकालो। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, NaOH के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है सर। इसका मास कितना, इसका मास कितना, इसका मास कितना सर, टोटल मास कितना है 40। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालो सर। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, क्या होगा? ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा सर? मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू कितना कर दूं सर, मास परसेंटेज ही निकालना, जब कुछ नहीं दिया तो मास का परसेंटेज निकाल दो भैया। ये कितना हो गया सर, ये 4 हो गया, ये 40% आ गया सर, कैलकुलेट करके ये देख ले 40% आ गया। परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, ये देखो। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अब परसेंटेज ये देखना, ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया हुआ है, बोल रहा है 70% आयरन बाई मास है। आयरन का मास ऐसे कितना होता है 56 होता है, आयरन का मास कितना होता है 56 होता है। तो थोड़ा सा बेसिक मैथ मैं आपसे पूछूंगा, बेसिक मैथ क्या कहता है 70% बाई आयरन बाई मास, इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज ऑफ आयरन निकालने जाएंगे, मतलब मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाई टोटल इनटू 100 करेंगे, इसकी परसेंटेज कितनी दी हुई है 70। सर आयरन का परसेंटेज, आयरन का यहां पर कितना कंट्रीब्यूशन है, ये होगा सर, ये कितना टोटल मास कितना है और आपका मास कितना है सर, देखिएगा टोटल मास कितना है और आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, इज इक्वल्स टू 70, यही लिखूंगा। ये देख लो, ये 0 से 0 चला गया सर, ये और ये कितना हो गया, यही होगा। सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया यार 20 माइनस 14 84 आ गया और 7 इज इक्वल्स टू 56 इंटू n आ गया, ये 6 आ गया। 13 में से क्या आ गया 8 5 आ गया और 13 में से 8 क्या, सॉरी नहीं 10 में से आ गया ना, तो 11 में से 8 गया 3 आ गया और ये कितना हो गया 10 3 36 इज इक्वल्स टू 56 n। n की वैल्यू कितनी हो गई 36 अपॉन 56, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ रही है यार, कुछ गड़बड़ किया क्या, कितना, अच्छा ओ हो, सारी सारी सारी, अरे बाग बुड़बाक, हम तो ये देख रहे हैं तुम लोग जगे हो कि नहीं यार। हाँ गड़बड़ कर दिएगा इस, हाँ ये
16n होगा। 56n कहाँ से ले लिया यार, यही होता है रील जब सोचूंगा तो यही सब होगा भाई। हाँ अभी जो मेरा ध्यान था वो कह दो नाम वाले पे अंकल पे था कि कहाँ पे थे वो, तो 16 पे आ गया। कितना हो गया यार, अब तो फिर ज्यादा हो गया। अच्छा 16 इंटू 7 भी तो करूंगा। हाँ 16 इंटू 7n, तो 16 इंटू 7n, तो ये 16 इंटू 7, तो ये कितना हो गया, 16 से 2 और 2 21, ये कितना हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 3, n की वैल्यू 3 हो जाएगा। डन। तो भैया देख लो ऐसा क्वेश्चन, अब परसेंटेज के ऊपर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो डरने का नहीं। और हमें वायरल बोला, वायरल नहीं होना, नहीं मुझे वायरल नहीं होना भाई, मुझे बहुत फेमस फेमस इन्फ्लुएंसर नहीं बनना, मैं टीचर अच्छा हूं भाई, अच्छा टीचर रहना जरूरी है। हाँ कह दो ना, कह दो ना, +2 -2। ये देख अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, तो बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसके ऊपर बस देने वाले ने थोड़ा अलग कर दिया। अलग क्या कर दिया, अब की बार परसेंटेज ऑफ आयरन दिया, इसका टोटल मास कितना होगा इतना, कैसे पता चला सर, ऑक्सीजन का तो पता ही नहीं था, कोई बात नहीं 16 इंटू n कर दो। टोटल मास में से आयरन का कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल मास में से आयरन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 112 अपॉन टोटल इंटू 100 इज इक्वल टू, सर ये कर दिया। सर इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सर यहां देखिएगा 16 इंटू 7 हो गया, 16 इंटू 7 हो गया। सर ये कम किया 336 हो गया, 16 से कैंसिल आउट करा, आंसर आ जाएगा, पक्का हो जाएगा। 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 7 बेटा इधर चला गया ना, ऐसे क्रॉस क्रॉस, ये इधर हो गया, और ये मतलब बेसिक मैथ बोलता है कि ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब देखो यहां पर ना जब भी आपको परसेंटेज निकालने का क्वेश्चन आए बहुत आसान सा होता है। दिक्कत क्या होती है, एक दो वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे एक दो सॉल्ट होते हैं, ध्यान सुनिएगा, सॉल्ट क्या होते हैं, दो टाइप के सॉल्ट होते हैं, एक होते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट मतलब क्या हो गए, विदाउट वाटर क्रिस्टल। एनहाइड्रस सॉल्ट मतलब विदाउट वाटर क्रिस्टल, ध्यान सुनिएगा, एनहाइड्रस सॉल्ट मतलब विदाउट वाटर क्रिस्टल। विदाउट वाटर क्रिस्टल जैसे कॉपर सल्फेट लिख दिया मैंने, MgSO4 लिख दिया, ठीक है, FeSO4 लिख दिया, इसको कौन सा सॉल्ट बोलते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं। इसको कौन सा सॉल्ट बोलते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट, मतलब इनके पास वाटर का क्रिस्टल नहीं होता, वाटर क्रिस्टल नहीं होते। लेकिन जब सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट में एक चीज और आती है, दैट इज व्हाट, कि सॉल्ट जो होता है हाइड्रेटेड भी हो जाता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बनते हैं अपने पास। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं कि सर विथ वाटर क्रिस्टल, आप क्या करेंगे, विथ वाटर क्रिस्टल कर देंगे, विथ वाटर क्रिस्टल कर देंगे, तो ये वाटर क्रिस्टल के साथ आ जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 आ जाता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 आ जाएगा, FeSO4 डॉट 7H2 आ जाएगा। ऐसे करके आपके पास अलग अलग वाटर क्रिस्टल्स आ जाएंगे, वाटर क्रिस्टल्स आ जाएंगे। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, ये एनहाइड्रस सॉल्ट होते हैं। अब मैं इसको यहां क्यों बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसका एक रीजन है। अगर आप हाइड्रेटेड सॉल्ट का हीटिंग करते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट का हीटिंग करेंगे, तो हाइड्रेटेड सॉल्ट की हीटिंग पे अगर इसकी हीटिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सर एनहाइड्रस सॉल्ट मिलेगा, और प्लस क्या मिल जाएगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो यहां पर जो, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे ये पूछेगा, एनहाइड्रस सॉल्ट की हीटिंग पे ये वाटर क्रिस्टल्स का लॉस होगा, सॉल्ट क्या करेगा, ये लॉस होगा। सर ये क्या होगा, लॉस इन मास ऑफ, किसके, सॉल्ट के मास का, यही लॉस होगा शायद। क्यों, क्योंकि सर वो अपना वाटर क्रिस्टल लूज कर देगा। मान लो इसको हीटिंग करा तो ये पूरा का पूरा पानी क्या करेगा, लूज कर देगा। तो ये सर क्या बोलेंगे कि सॉल्ट का मास पहले मान लो 100 ग्राम था, उसमें से वाटर इतना क्या हो गया, लूज हो गया। ये सब छोटी छोटी चीजें देख लोगे। अरे भैया जब हाइड्रेटेड सॉल्ट की हीटिंग होती है तो वो क्या लूज करता है, अपना वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऑब्वियस उसके मास में जो लॉस आएगा बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मान लो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, सर इसकी हीटिंग कर दी, तो यहां पर अगर ये बोलूं मैं कि भैया कॉपर सल्फेट का मास मान लो 50% कम हो गया, 50% कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि सर ये लॉस जो 50% है वो इसका मास है, जो 50% है वो इसका मास है, हो जाएगा। जो 50% है उसका मास होगा,
तो इसको बोलते हैं हम लोग कि सर सॉल्ट जो होता है हाइड्रस और एनहाइड्रेट्स और हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट की हीटिंग करने पे एनहाइड्रस सॉल्ट मिलता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। जो लॉस इन मास होगा वो बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। लॉस इन मास जो होता है बिकॉज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। लॉस इन मास इज इक्वल्स टू वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डन। ये देखना कहां गया, ये बताइए सर। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें डॉट XH2 है। Na2SO4 के अंदर Na2SO4 ये मैंने हाइड्रेटेड सॉल्ट दिया है। मेरा ये कहना है कि इसमें वाटर का परसेंटेज जो है 50% है। मतलब जो टोटल मास है उसका 50% वाटर है। परसेंटेज ऑफ वाटर अगर आप बाई मास निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 50 आएगा। क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं? x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी। क्या आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे? क्या x की वैल्यू निकाल सकते हो? Na2SO4.XH2O अगर मैं बोलूं तो इसका मास कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा, क्या होगा देख लो। सर इसका टोटल मास कितना होगा, सोडियम का 23 इंटू 2। अब कुछ लोगों को तो काउंट करने में ही दिक्कत है। सल्फर का कितना हो गया 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 और प्लस 18 इंटू एक्स, ये कितना हो गया 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 18x, ये कितना हो गया 8 4 12 और 4 3 7 6 13 1 14 142 प्लस 18x। 50% बोल रहा है तो सीधा सीधा दिख रहा है 18x की वैल्यू 142 ही होगी। इसका 50% मतलब ऑब्वियस है भैया। ये देख लो इसका कितना हो गया 18x अपॉन 142 प्लस 18x इज इंटू 100 इज इक्वल्स टू 50। सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। सर ये कितना लिख दूं 36x इज इक्वल्स टू 142 प्लस 18x लिख दो। ये देखना 18x इज इक्वल्स टू 142 लिख दूं। x की वैल्यू देखोगे 142 अपॉन 18 होगा। ये वैल्यू कितने के आसपास पहुंच रही है सर, ये वैल्यू कितने के आसपास पहुंच रही है, 8 के आसपास पहुंच रही है। 7 18 अपॉन कितना आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 7.88। मतलब अप्रोक्सीमेटली हम अगर राउंड ऑफ करें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7.88। इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 इज द करेक्ट आंसर, यही आएगा। अब ये कैसे पता चला, तो सर हमने क्या करा, हम लोगों ने क्या करा कि सर परसेंटेज निकाल दिया किसका, वाटर का। टोटल मास कितना है सर, टोटल मास इतना है सर, उसमें से वाटर का कंट्रीब्यूशन कितना है 18x। वाटर का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। निकाल दे भैया, यही करना है। 7.88 को राउंड ऑफ कर दो 8 आ जाएगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट .XH2 होता है। वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा ऐसे बना रहे होते, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अगर इसकी हीटिंग करते हैं ये 63% लॉस इन मास ऑफ हीटिंग। अगर मैं इसकी हीटिंग करूंगा सोडियम कार्बोनेट और XH2O की, जो लॉस हो रहा है वो किसका परसेंटेज बताया जा रहा है सर, इसका टोटल मास निकालो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इसको। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 3 और प्लस 18x। इसको सोच के देखो, इसमें कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टल्स कितने आएंगे, कितने वाटर क्रिस्टल्स आएंगे सर। टोटल मास में जो लॉस इन मास है, लॉस इन मास जो है वो किसका बता रहा है, वाटर का परसेंटेज है क्या। मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू सर 63%, और वो किसके बराबर होगा, तो सर वो होगा 18x अपॉन टोटल मास कितना है, इतना है, इनटू क्या कर दूंगा सर 100 इज इक्वल्स टू 63। सर 18x चलो 1800x हो गया इज इक्वल्स टू 106 इंटू 63 प्लस 63 इंटू 18x हो गया।
तो कितना हो गया भाई? अब ये कैलकुलेशन 106 इंटू 63 6678 हो गया, और 63 इंटू 18 1134x हो गया। इसको इधर लेके आएंगे, माइनस 1800 कर देता हूं, 666 x इज इक्वल्स टू 6678 हो गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा सर? अप्रोक्सीमेटली सर कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो Na2CO3.10H2 इज द करेक्ट फॉर्मूला। लॉस इन वाटर मतलब सर ऑब्वियस है, आप जो भी लॉस कर रहे हीटिंग करने पे वो सिर्फ वाटर का ही तो है लॉस। तो सर वाटर का परसेंटेज का मतलब परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है? 63%। तो पानी का मास कितना हो जाएगा सर? 10। पानी का मास सॉरी पानी के मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 10 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। पानी के मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 10 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। पानी के मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 10 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो भैया देख लो, अब तुम्हारे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अब तुमसे सोचो, अब तुम्हें यह क्वेश्चन दे दिया, बिना कैलकुलेशन के इस क्वेश्चन का आंसर बताना, बिना कैलकुलेशन किए। सर कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना एग्जाम हॉल में, सच बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मत करना। कैलकुलेशन करोगे मतलब टाइम वेस्टेज है। आप बस कंट्रीब्यूशन देख लो, क्योंकि ऑप्शन में बहुत ज्यादा गैप है। जिसका मास ज्यादा होगा उसका ऑब्वियस परसेंटेज भी ज्यादा होगा। क्यों कैलकुलेशन करनी है? क्यों कैलकुलेशन करने हैं? क्यों कैलकुलेशन क्यों करनी है भाई? कैलकुलेशन करना ही नहीं है। क्यों? अरे भैया मुझे पता है सर, मुझे पता है कि कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं। रीजन क्या है कि सर इसमें दिख रहा है सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन का। सर ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। रेस्पेक्टिवली का मीनिंग यही है कि सर आप पहले किसका देखेंगे? सोडियम का, फिर किसका देखेंगे? सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो। ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, फिर किसका ज्यादा होना चाहिए? ऑक्सीजन के बाद सोडियम का होना चाहिए, ऑक्सीजन के बाद सोडियम का होना चाहिए। सर ये कट कर दो, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, उल्टा हो गया सर, एक ही ऑप्शन है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर सल्फर। आंसर कितना आ जाएगा? डी। सर आपको काम करने की जरूरत है, आपको कैलकुलेट करके निकालना है, मत निकालो। क्यों निकालना है सर? जब ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि सर ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, फिर सल्फर का है, फिर सोडियम का है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका, फिर सोडियम का, फिर सल्फर का। इसका मास ज्यादा तो इसका परसेंटेज ज्यादा। एग्जाम हॉल में आंसर निकाल देना। कैलकुलेशन नहीं करना है, जहां पर टाइम बच जाए वहां बचा दो। ये देखो, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास परसेंटेज निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास परसेंटेज निकालना है। कार्बन का मास परसेंटेज कैसे निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास परसेंटेज कैसे निकलेगा? कार्बन का बेटा क्वेश्चन मत लिखना, बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। आपको ये सारे क्वेश्चन अभी पीडीएफ में भी मिल जाते हैं, और बाकी मैं कंबाइंड पीडीएफ एक साथ दे दूंगा। आप अटेम्प्ट करते रहना आराम आराम से, पूरे साल आपके पास रहेगा, ये पूरे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अटेम्प्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन का परसेंटेज इन CO2। CO2 में भैया कार्बन का मास कितना? 12, ऑक्सीजन का मास कितना? 16 इंटू 2 कितना हो गया? 44 ग्राम। सर कार्बन का परसेंटेज कैसे निकलेगा? सर 12/44 इंटू क्या कर देंगे? 100। यही करेंगे, 12 इंटू 44 इंटू क्या कर देंगे? 100। सर ये कितना आ जाएगा? जितना भी आएगा कितना आ जाएगा? 1200। ये इसको 3 से कर दो और इसको 11 कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। सर 300/11, 300/11 2 आ गया। सर 2 आ गया, अगला क्या हो जाएगा? 27.27%। कितना आ जाएगा? 27.27%। कितना आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन कर लो, बी इज द करेक्ट आंसर। पक्का हो जाएगा। तो भैया जब भी परसेंटेज निकालना, अब यहां पर कार्बन का निकालना है। चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देखता हूं, ये क्वेश्चन देता हूं। अगर कहीं पर बोलूं ये परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन भैया, कार्बन का परसेंटेज क्या होगा? सर ऐसे निकालेंगे। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, ध्यान सुनना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मास 40 ग्राम या
एक्स ग्राम लिख देता हूं, एक्स ग्राम ऑन कंबशन, ध्यान से देखिएगा, ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस, ध्यान देखिएगा, ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस y ग्राम ऑफ CO2, y ग्राम ऑफ CO2. what is the what is the what is the percentage of carbon in ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंटेज इन कार्बन बताओ, परसेंटेज कैसे निकालते हैं कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड में? अगर मैं बोलूं ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है, एक्स ग्राम कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके कंबसन से y ग्राम CO2 बन रहा है, उसके कंबसन से y ग्राम CO2 बन रहा है। परसेंटेज ऑफ कार्बन बेटा कैसे निकालोगे? अब इसी को ऑर्गेनिक में एक फॉर्मूले से बता देते हैं। सर देखिएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इनटू 100, यही करोगे? तुम यही करना चाहते हो ना, तुम यही करना चाहते हो। परसेंटेज ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकालना है तो मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 करोगे, यही करना चाहते हो। अब कार्बन का मास कहां से आएगा, कार्बन का मास कहां से आएगा? तो उसके लिए मेरे पास क्या ट्रिक है, उसके लिए मेरे पास क्या ट्रिक है? सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास तो दिख गया कितना, x ग्राम। सर कार्बन का मास कैसे निकालें? CO2 दिख रहा है, CO2 के अंदर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको हम लोग एक फॉर्मूला भी फाइनल कर लेंगे, 44 ग्राम CO2 हैज 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 44 ग्राम CO2 हैज 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो सर 1 ग्राम के लिए कितना होगा, 12/44। और इसीलिए सर कितना ग्राम आपको CO2 दिया है, y ग्राम दिया हुआ है, सर y ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है, सर वहां पर कार्बन का मास कितना होगा, 12/44 इंटू y। ये क्या होगा सर, कार्बन का मास होगा। मास ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा सर, मास ऑफ कार्बन कितना होगा सर, मास ऑफ कार्बन सर 12/44 इंटू वाई आ गया। सर ये पुट कर दे, ये देखना 12/44 इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100। सर इसी को आप ऑर्गेनिक में जब पढ़ते हो, इसी को आप ऑर्गेनिक में जब पढ़ते हो तो आप क्या बोलते हो, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का फॉर्मूला पढ़ लेते हो। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हो कि सर 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ऐसा ही ऑर्गेनिक में आपको फॉर्मूला देखने को मिल जाता है। तो याद रखिएगा, आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा कि सर ऐसा भी फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। बाकी डेरिवेशन आपके सामने की हुई है, आपके सामने डेरिवेशन किया हुआ है कि भैया ये डेरिवेशन है। आप कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का मास निकालना हो, CO2 अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, आप डायरेक्टली इसको न्यूमेरिकल्स के लिए यूज कर सकते हैं। जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक में दिया जाता है तो वहां पर यही फॉर्मूला लगाया जाता है, यही फॉर्मूला होता है कि अगर सारा का सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आप उसके लिए क्या करते हो सर, उसके लिए हम क्या करते हैं 12/44 इंटू दिस, यही होता है। डन हो जाएगा। अब सेम चीज आप हाइड्रोजन के लिए भी लगा सकते हो। अगर मैं सेम चीज बोलूं कि सर एनऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर मैं यही सेम चीज बोलूं एनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ x ग्राम प्रोड्यूसेस, अगर मैं सेम चीज बोलूं z ग्राम ऑफ H2O ऑन कंबशन, आप सेम चीज उसके लिए भी निकालोगे। what will be the percentage of, ध्यान से देखिएगा, what will be the percentage of hydrogen in the organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकलेगा? अगर मैं सेम फॉर्मूला दे दूं, ये देख लो सर, ये सेम फॉर्मूला दे दूं, ये देखना सर, सबसे पहली चीज मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालना है। कैसे निकालूंगा सर, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि सर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अब हाइड्रोजन का मास कहां से मिलेगा, तो हाइड्रोजन का मास हम लोग कहां से लेके आएंगे, ये देखिए 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज
2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये लिख सकता हूं पानी के अंदर से, ये लिख सकता हूं। इसीलिए 1 ग्राम कितना होगा, और इसीलिए आपके पास कितना ग्राम दिया हुआ है, जेड ग्राम अगर वाटर दिया है तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट होगा, सर इतना ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, सर इतना ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ये देख लो, डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। सर ये 2/18 आ जाएगा, सर 2/18 इंटू जेड बाई एक्स इंटू 100। अब इसी को परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आप ऐसे निकालोगे, इसी को मैं फॉर्मूले के लिए लिखूं तो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप यही फॉर्मूला लिख देते हो, आप यही फॉर्मूला लिखा जाता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 कर दिया जाता है। आता कैसे है, फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है ये देख लो, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है ये देख लेना। अब ये चीजें आपके पास है, आप खुद से डिराइव कर लो, आपको एग्जाम हॉल में बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। अब आप देख लो, अब कोई बोले सर आप ऑर्गेनिक क्यों पढ़ा रहे, भैया क्योंकि सर रिलेटेड है सब कुछ, ये मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं है, ये मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अगर CO2 कहीं प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसमें परसेंटेज निकालना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लेना, अपने शॉर्ट नोट्स में अभी ही ऐड कर लेना। सर ये छोटे छोटे और प्यारे से क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। कैसे आया, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से आया। परसेंटेज कंपोजिशन हमने इसलिए पढ़ा ताकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल पाए। इसमें सिंपल सा होता है, ये 2/18 कहां से आ रहा है, 2 किसका मास है, और सर हाइड्रोजन का, 18 किसका मास है, वाटर का, ये किसका मास है सर वाटर का, ये किसका मास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इनटू 100। सिमिलरली जिस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हो उसका मास इधर है, सर उसका में उसमें कार्बन का कितना है, उसमें ये कितना है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक का हो चाहे इनऑर्गेनिक का हो, आप कहीं पर भी यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। पक्का, डन। अब आइए परसेंटेज निकालना सीख चुके हैं, परसेंटेज निकालना सीख चुके हैं। अब ध्यान सुनना, जब परसेंटेज आ चुका है तो यहां पर एक चीज और आनी है। जब परसेंटेज निकालते हैं तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का मीनिंग क्या होता है। सर कम से कम, जैसे मान लो एक कंपाउंड दिया है, ध्यान सुनिएगा, अ कंपाउंड, इसका फॉर्मूला भी बता दूंगा, अ कंपाउंड कंटेन्स, ये देखना, अगर एक कंपाउंड है उसमें मैं बात करूं कि 6.2% ऑफ फॉस्फोरस, अब उसमें और क्या है नहीं पता, फॉस्फोरस इज प्रेजेंट बाय मास, अब उस कंपाउंड में और क्या है नहीं पता, लेकिन व्हाट विल बी द minimum molecular mass of, what will be the minimum molecular mass of, minimum molecular mass of कंपाउंड अगर मैं पूछ दूं तो कैसे निकालोगे। तो अभी हम लोग फॉर्मूला भी कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फॉर्मूले से आप डरना मत कि फॉर्मूला याद करना है, नहीं, फॉर्मूला नहीं याद करना है, ये सब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल चीज बोल रहा है कि कंपाउंड है, उसके अंदर क्या है, 6.2% ऑफ फॉस्फोरस है, मतलब सर उसके अलावा कार्बन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, हमें कुछ भी पता नहीं इस कंपाउंड में क्या क्या है, लेकिन इतना पता है 6.2% ऑफ फॉस्फोरस बाई मास है। फॉस्फोरस का मास दिया हुआ है कि सर कम से कम, तो हम एक काम करते हैं, जब भी लेते, देखो इसको कैसे लिखूंगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 6.2 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन, देख लो इसको कैसे लिखूंगा, इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं, पहली लाइन का मीनिंग यही बोल रहा है ना कि 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर 6.2 ग्राम तो फॉस्फोरस होगा ही होगा। अच्छा सर एक कितने में होगा, यूनिटरी मेथड देख लो। और अगर मैं बोलूं कि सर फॉस्फोरस का, एक बात बताना, डाल्टन्स लॉ, सारे इतने सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ गए, इतने सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ गए, उसके अंदर क्या पढ़ा था कि सर कभी भी एटम जो होता है होल नंबर में रहता है, तो मिनिमम एक बात बताना, सोचना खुद से, मिनिमम कितने एटम्स पॉसिबल हैं। अगर फॉस्फोरस का सबसे कम से कम होगा तो एक एटम तो होगा ना, सबसे कम होगा तो एक एटम होगा, तभी फॉस्फोरस का परसेंटेज निकल के आ रहा है, क्योंकि आधा फ्रैक्शन, आधा एटम तो आएगा नहीं, 1/4 एटम तो आएगा नहीं, तो फॉस्फोरस का मिनिमम कितना एटम होगा, एक एटम होगा,
मतलब 1 मोल के ग्राम में बात कर रहे तो 31 ग्राम ऑफ फास्फोरस होगा। मिनिमम बता रहा हूं कि सर मिनिमम कितना होगा, एक एटम तो होगा ही होगा ना, ये देख लो सर, एक एटम तो मिनिमम होगा, और मिनिमम अगर एक एटम होगा तो उस कंपाउंड का मास मिनिमम कितना होगा, 500 ग्राम होगा। मिनिमम मास कितना होगा, 500 ग्राम होगा। उस कंपाउंड में बाकी क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम, ये मैंने 31 ग्राम क्यों लिया, क्योंकि मिनिमम एक एटम तो होगा ही होगा, मिनिमम एक एटम तो होगा ही होगा। अगर वो बोलता सर 2 एटम होता तो मैं 2 एटम ले लेता। अगर वो बोलता ना कि सर 2 आइटम प्रेजेंट है, मिनिमम 2 आइटम होता तो मैं 2 आइटम का मास लेता, लेकिन यहां पर मिनिमम एक आइटम तो लेंगे, मिनिमम एक आइटम तो लेते ही लेते। 31 कहां से आया, फास्फोरस का मास होता है भैया, फास्फोरस का मास होता है 31। कभी याद करने के लिए बोला गया था, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी गलती एकदम नहीं है। ये बेटा फास्फोरस का मास होता है 31। एक एटम का मास एएमयू में लेंगे तो 31 एएमयू, एक मोल एटम लेंगे, देखो यहां ग्राम लिया तो यहां ग्राम आया। अब ग्राम और एएमयू बस यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है, ए यूनिट का डिफरेंस है, हो जाएगा। हाँ, मिनिमम कितना होगा, तो सर मिनिमम कितना हो जाएगा, इतना मास हो जाएगा। अब इस तरह क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप अटेम्प्ट करो कि मिनिमम इतना तो होना ही होना है, कम से कम एक आइटम तो लेना ही लेना है, कम से कम एक आइटम तो लेना ही लेना है। जैसे मान लो ना, कोई एक क्वेश्चन और देता हूं, ये देखो, ये देखो, एक इंजाइम है जिसके अंदर इतना सल्फर बाई मास है, व्हाट विल बी द, ध्यान सुनिए, व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ध्यान से देखिएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम इफ minimum molecular mass of enzyme if it contains two atoms of sulfur in one molecule। चलो अब बताओ, अब आप यूनिटरी मेथड से ट्राई करो कि सर अगर आपके पास मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा। सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, उस एंजाइम के अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, क्या क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ बेसिक चीज पता चल गई, मुझे कुछ बेसिक चीज पता चल गई, क्या कि सर उस एंजाइम में 0.03% 2% सल्फर बाई मास है, 0.0232% सल्फर बाई मास है। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि सर 0.032 सर ग्राम ले लेता हूं, या तुम एएमयू में ले ले भाई, एएमयू में ले ले, एएमयू ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन, ऐसे लिख दो। परसेंटेज का मीनिंग तो पता है ना कि भैया परसेंटेज का मतलब आप जब भी बात करते हैं 100 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो 100 ग्राम ऑफ एंजाइम, 100 ग्राम ऑफ एंजाइम। यहां देख लो सर, एक एएमयू का कितना मतलब हो जाएगा, सॉरी 100 एएमयू लेना था, 100 एएमयू, तो यहां पर 100 अपॉन 0.032। सर अगर मैं बोलूं यहां पर मिनिमम एक लेना था, लेकिन उस सामने वाले ने पहले ही बोल दिया कि सर अगर कुछ नहीं दिया होता तो एक आइटम लेता, लेकिन सामने वाले ने पहले ही बोल दिया कि 2 आइटम है, तो यहां पर 2 आइटम का मास कितना होता है, सर इतना ले लूं, इतना लूंगा 0.032 इंटू, सर 2 आइटम का मास कितना होता है, एक आइटम का 32, 2 आइटम बोल रहा है कि मिनिमम 2 आइटम है, तो सर मैं क्या करूंगा, ये 3 डेसिमल उड़ा दूं, 3 डेसिमल ऊपर आ गया, 32 से 32 चला गया, 2 इंटू 10 की पावर 5 ग्राम बोल सकता हूं। एंजाइम का मास कितना होगा, 2 इंटू 10 की पावर 5 ग्राम होगा क्या, 2 इंटू 10 की पावर 5 ग्राम बोलूंगा क्या, उस एंजाइम का मिनिमम मोलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सर इतना। ग्राम ना लिख के एएमयू लिख देता हूं भाई, ग्राम बोलेगा तो ग्राम लिखना, एएमयू बोलेगा तो एएमयू लिख देना, क्योंकि यूनिट चेंज करते मॉलिक्यूलर मास और वो सेम रहने वाला है, हो जाएगा। अब ये देख लो, अब यहां पर कोई फॉर्मूला पूछे तो मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को हम शॉर्टकट में एमएमएम लिख देते हैं। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का शॉर्टकट में फॉर्मूला क्या होता है, 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का है, इनटू एटॉमिक मास और इनटू एटॉमिसिटी।
अब हो सकता है कहीं एक ही एटम हो, तब तो एटॉमिसिटी 1 हो गया, लेकिन अगर 2 एटम होंगे, 3 एटम होंगे, 4 एटम होंगे, तो उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मान लो कहीं पर एक ही एटम है, जैसे इस केस में हमने एक ही एटम इमेजिन करा, तो एक एटम ले लिया, एटॉमिक मास 1 ले लिया, लेकिन अगले क्वेश्चन में बोल रहा है 2 एटम है, तो 2 एटम के हिसाब से ले लिया, 2 एटम के हिसाब से ले लिया। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर देखो ना, यहां पर एक एटम नहीं लिया हमने, किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। सर यहां पर कोई बोले सर मैं ऐसे निकालता, तो भैया यहां पर डायरेक्ट निकालना चाहते हो, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते? सर 100 परसेंटेज कितना है? सर ये मोलर मास कितना? एटॉमिक मास 32। सर एटॉमिसिटी कितनी है? 2 एटम है, तो लो भाई, फिर सीधा सीधा आंसर आ जाता, सीधा सीधा आंसर आ जाता, यही आंसर डायरेक्ट आ जाता। फॉर्मूले से भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, फॉर्मूले से भी चाहो तो आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले से भी चाहो तो निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का परसेंटेज 100 अपॉन परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास इंटू एटॉमिसिटी। अगर कुछ नहीं दिया है लिख भी लो हिंदी में, अगर कुछ नहीं दिया है तो एटॉमिसिटी कितनी लेनी है? 1 लेनी है। अगर कुछ नहीं दिया है तो एटॉमिसिटी कितनी लेनी है? 1 लेनी है, क्योंकि एक एटम तो कम से कम होगा ही होगा। कुछ नहीं दिया तो एटॉमिसिटी कितनी लेंगे? 1 लेंगे। पक्का? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कैलकुलेशन करिए। परसेंटेज दिया है, मिनिमम एक एटम ले लो, कहानी खत्म। कैलकुलेट करो भाई। कितना होगा? कितना आ जाएगा? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है सर, अभी जस्ट पढ़ा 100 अपॉन कितना ले लूंगा? 20 इंटू एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 ले लूं। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस है, जब कुछ नहीं लिखा है तो सर 1 ही लूंगा, सर 1 ही लूंगा। कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। सीधा सीधा फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से निकाल दो भाई। हाँ, एटॉमिसिटी मैंने 1 क्यों लिया? क्योंकि कुछ नहीं मेंशन है भाई, तो इसीलिए 1 लूंगा। जब वो बोलेगा 2 एटम 4 एटम, तो 2 इंटू 4 कर दूंगा, 2 और 4 कर दूंगा। इस क्वेश्चन में एक ही एटॉमिसिटी दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो एटॉमिसिटी मैंने 1 ले लिया। आंसर कितना आ गया? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, कैफीन का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, अब क्या मास दिया हुआ है, परसेंटेज दिया है, बोल रहा है एटम बताओ। मतलब कैफीन के अंदर नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन कितना है? मास ऑफ नाइट्रोजन निकालो। क्वेश्चन पढ़ो, इसमें बोला अब क्या एटम पूछ रहा है, मतलब अब क्या मास नहीं पूछ रहा है कि नंबर मास पूछ, एटॉमिसिटी पूछ दिया इसने। तो कुछ नहीं, या तो तुम वैसे कर लो कि सर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूले से एटॉमिसिटी निकालो, या फिर ऐसे कर लो, ये देखो सर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा बताओ। 194 का कितना ले लूं? 28.9%, इतना ही ग्राम होगा ना सर। नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा? इतना ही होगा। और ग्राम ना लेके मैं ऐसे ले रहा हूं, एएमयू में ले लूंगा। और नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन एटम कैसे निकालते सर? एएमयू में ले ले भाई, अगर तुझे लगता है तो। ग्राम और एएमयू, ये देख, इस पूरे को किससे डिवाइड करूंगा? 14 से, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। इस पूरे को किससे डिवाइड करूंगा? 14 से, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स निकाल दो, नंबर ऑफ एटम्स निकाल दो, नंबर ऑफ एटम्स निकाल दो। कितना आ जाएगा इस केस में? कितना आ जाएगा? 194 इंटू डिवाइड बाई 1400, कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 4 आ जा रहा है। सर कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा। हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें कोई बोले सर नंबर ऑफ एटम नहीं, तो तुझे अगर लगेगा नहीं सर मैं इतना बेसिक मैथ नहीं लगा सकता, तो ये देख मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला बताया था, कितना था? 100 अपॉन परसेंटेज, परसेंटेज कितना है सर? परसेंटेज इंटू एटॉमिक मास इंटू एटॉमिसिटी, यही किया था। तो भाई तुझे अगर ऐसे करना है तो ये 194 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 28.9 इंटू एटोमिसिटी, एटॉमिक मास 14 इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी निकाल दे, या तो तुम ऐसे कर लो, एटोमिसिटी की वैल्यू तब भी उतनी ही आनी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये भी तरीका है, ये भी एक सेकंड ऑप्शन है, ये भी एक तरीका है।
लेकिन मैं बोलूंगा भाई थोड़ा बेसिक मैथ आता है तो परसेंटेज का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, परसेंटेज का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, उससे आंसर निकाल दो, उससे आंसर निकाल दो। ये बताओ, इसमें 4 दिए हुए हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ये बताओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन बताओ, 4 आइटम दिए हुए हैं। क्या होगा? कैलकुलेशन है, 0.035 सब कुछ दिया हुआ है, एटॉमिसिटी भी दी है, मॉलिक्यूलर मास बताना है हीमोग्लोबिन का, निकाल दे भाई। अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था, 100 अपॉन फॉर्मूला में परसेंटेज था। आयरन का एटॉमिक मास कितना है? 56 है। सर इसके एटॉमिसिटी कितनी है? 4 है। सर ये डिवाइड कर दो, ये डिवाइड हो गया, डबल जीरो आ गया। अब 36 56 इंटू कितना आ गया यार, ये अब कैलकुलेट कर कितना आ जाएगा, 56 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 34, 6.58, 6.58 इंटू इतना तो कितना हो गया, 658, ये 882 है, ठीक है। तो हो गया 6, 4 है ना, हाँ 4 ग्राम, बस ये रहा आंसर। कितना आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर एटॉमिसिटी कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे, आंसर कितना आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने में न्यूमेरिकल का, चलो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एटॉमिसिटी का ध्यान रखना। अगर कुछ नहीं दिया है तो एटॉमिसिटी 1 लेनी है, लेकिन अगर एटॉमिसिटी दी हुई है, जैसे यहां पे 4 लिखा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा। चलो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का आंसर बताओ, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का आंसर बताओ, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या होगा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन का आंसर? आज का डीपीपी यार, चलो अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला ऐसे बता दूंगा, बट फिर भी आज एक काम करना, आज का डीपी कल अटेम्प्ट करना, आज का डीपी आज मत अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। वो मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट दे दिया था, ऐसे बता दूंगा, लेकिन फिर भी कल अटेम्प्ट करना, उससे ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे। अभी अटेम्प्ट करोगे दिक्कत आएगी। यूरिया स्टेटमेंट 2 तो रॉन्ग ही है भाई, यूरिया आयनिक कंपाउंड नहीं है, यूरिया कोवेलेंट कंपाउंड है। नाइट्रोजन यूरिया, यूरिया के अंदर देखोगे तो यूरिया भैया ऐसा होता है, इसका पूरा मोलर मास निकालोगे 60 ग्राम। सर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, 28/60 इंटू 100, तक देख लो, 280/6 कितना हो गया सर? 4 हो गया सर, 4 हो गया 46 पॉइंट, ये आंसर सही आ रहा है। स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 1 तो सही है, बट स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 तो सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 तो सही है, बट स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज निकालते टाइम इस बात का ध्यान रखिएगा, पक्का। तो आज हमारे पास, सॉरी कितना हो गया, कौन सा ऑप्शन था भाई? सी ऑप्शन था, ठीक है। चलो अब छोटे छोटे टॉपिक्स, इसका नाम ही, इस चैप्टर का नाम ही सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब यही है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पाइल अप करना है। जैसे पहले वीक में हमने क्या किया, पहले दिन हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन सब की बातें करी थी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीखा था, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एक मॉलिक्यूल को रीड करना सीखा, फिर एक मोल मॉलिक्यूल पे आए, फिर मोल जाना, फिर बहुत सारी चीजें जानी। तो यहां पर अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ऐड हो रहे हैं, जैसे परसेंटेज कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट आ गया। अभी यहां पर देखोगे सर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ध्यान सुनना। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? EF लिख देते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? EF। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? MF। एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है सर? इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट whole number ratio of whole number ratio of simplest whole number ratio of atoms
ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में आपको सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एटम्स का जो होगा वो इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है एटम्स के बीच का, एटम्स के बीच का सबसे छोटा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो याद रखिएगा, फ्रैक्शन में नहीं, होल नंबर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, ध्यान सुनिएगा, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है कौन? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कौन बताएगा? तो सर वो बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक छोटा सा रिलेशन है। क्या रिलेशन है सर? ध्यान सुनना, इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर? क्या बना देगा? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। जैसे अगर मैं बोलूं कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का ये दिया है, तो सर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला अगर बोला जाए, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर मैं बोलूं इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ, मतलब एटम्स का रेशियो क्या लेना है सर? सबसे सिंपलेस्ट, यहां पर कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, इन दोनों का एलसीएम ले लो सर, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और उसके डिवाइड कर दो, ये देख लो C1H1 आ गया, C1H1 आ गया सर, C1H1 आ गया सर, क्या होगा? C1H1 आ जाएगा सर, C6H6, तो ये क्या होगा? C1H1। कैसे डिवाइड किया सर? आपने कैसे डिवाइड किया? तो सीधी सी बात है, इधर से आए सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। अच्छा उल्टा जाता तो मैं क्या करता? अगर मुझे इधर से इधर जाना होता डिवाइड बाय 6, तो इधर से इधर जाना होता तो 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता। तो यहां पर एक टर्म आता है दैट इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन टर्म, एन। सर एन किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास है डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। ये n जो है ये एक नंबर है, n जो है वो क्या है? एक नंबर है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है। ये हमेशा क्या आएगा? याद रखिएगा, n जो होगा ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है। सर ये हमेशा ऑलवेज एन होल नंबर, ऑलवेज अ होल नंबर। n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं लानी है, याद रखना। जैसे मैंने इस केस में 6 से डिवाइड किया, जाते टाइम मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। अगर मैं बोलूं, अब देखना कोई जरूरी नहीं कि सर इंपेरिकल फॉर्मूला, जैसे ये देखो C2H6 है, तो सर यहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला पूछूं तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? किससे डिवाइड कर रहा हूं? 2 से। अगर मुझे इधर से इधर जाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। या किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। मैंने जाते टाइम देखो 2 से डिवाइड किया, आते टाइम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर दिया। ये बेसिक मैथ कहता है कि भैया सर देख लो, अब मैं बोलूं यहां पर एक फॉर्मूला लिख दूं कि भैया देखो मेरे नाम पे फॉर्मूला लिखो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू व्हाट? n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला। भैया ये वही बात तो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही होगा। एक बात बताना, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मैंने ये कंपाउंड दिया CH4, CH4 का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH4 का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? क्या लगता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम क्या होगा? सर जहां पर 1 है उससे छोटा नंबर नहीं आएगा, 1 से छोटा नंबर नहीं आएगा, तो देख लीजिए इसका CH4 ही रहेगा। आपने इसको किससे डिवाइड किया? 1 से। जाते टाइम भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। तो याद रखना, ध्यान सुनिएगा, कुछ नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं। Some compounds can have molecular formula is equals to empirical formula। molecular formula उनका empirical formula के बराबर हो जाएगा। दूसरा ये देखना, if empirical formula is same then मास परसेंटेज, क्योंकि आप परसेंटेज निकालोगे, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, इज सेम इन ईच कंपाउंड।
अगर आपका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है ना, मतलब आपका मास परसेंटेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये कुछ नोट करके पॉइंट लिखवा रहा हूं, प्लीज इनको ध्यान रखिएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कुछ कंपाउंड्स का क्या होता है, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, कोई बात नहीं। इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। जैसे CH4 है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है सर किससे, अब इसमें 1 और 4 में क्या ही एलसीएम लोगे सर, इसमें किससे डिवाइड करोगे, HCF क्या लोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लोगे सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है तो 1 से डिवाइड कर दो। 2 और 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 6 है, 6 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है तो इसका मतलब ये होता है कि मास परसेंटेज जो होना चाहिए कंपोनेंट्स का वो सेम हो जाता है। मास परसेंटेज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। कैसे, अभी बताऊंगा, ध्यान सुनना। मास परसेंटेज क्या होगा, सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ग्लूकोज लेता हूं, ध्यान देखना, ग्लूकोज ले रहा हूं, ग्लूकोज में ये ग्लूकोज है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मैं बोलता तो इंपेरिकल फॉर्मूला तुम क्या लिखते, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया मैंने, इंपेरिकल फॉर्मूला बोलता तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या लिखते, ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता, C1H2O1। देख लो, C1H2O1, ध्यान देखना, C1H2O1 यही लिखते। अच्छा, मैं बोलता नहीं यार, इसका ना परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालो। यहां पर कार्बन का मास कितना है, 12 इंटू 6। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 इंटू 2, 6 इंटू कितना आ गया, 16। मैं इसका टोटल मास आएगा 180। परसेंटेज ऑफ कार्बन बोलता, तुम कैसे निकालते, ये देखना, यही निकालते सर, ये कितना हो गया, यही होता। अच्छा, अगर ग्लूकोज छोड़ो, अब मैं बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं एसिटिक एसिड की। ये देखो, ये सेकंड लाइन का मीनिंग समझा रहा हूं। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं, ये सर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, यही होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला फिर से बताना, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा सर, इसके बारे में भी देखोगे तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा। जैसे ग्लूकोज का है वैसे ही इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। सर एक काम करो, एक काम करो, आप अभी भी ना इसमें कार्बन का मास कैलकुलेट करो, कार्बन का परसेंटेज निकाल के देखो, ऑक्सीजन का कितना आया। ये देखो ऑक्सीजन कितना आ गया, 16 इंटू 2, ये आ गया ना, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं अभी भी परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालूं तो यहां पर कितना आएगा, 60, सॉरी 24, 22 इंटू 12 लेता हूं, 2 इंटू 12 अपॉन 60 इंटू क्या लिख दूंगा, 100 लिखूंगा। शायद देखना परसेंटेज सेम आ रहा है, 12/30 इंटू 100 आ रहा है। सर अगर आपका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है तो आपका कार्बन हो जो भी है, अगर दो एलिमेंट्स का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है तो उनका परसेंटेज ऑफ कार्बन या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स क्या आता है, सेम आता है। ये बात दिमाग में बिठा लो। अगर दो लोगों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, अगर दो कंपाउंड्स का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है तो देख लो सर, सब जगह वही आंसर आएगा। इसका भी 12/30 इंटू 100 ही आ गया। मैं वैल्यू नहीं पूछूंगा, बस देख लो, तुम्हारे सामने बस एक चीज प्रूफ कर रहा हूं कि वो लाइन का भी नहीं समझना। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है तो भैया अलग अलग कंपाउंड्स क्यों ना हो, उन सबका मास परसेंटेज क्या होगा, मास परसेंटेज क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपाउंडेंट इज सेम इन ईच कंपाउंड। मास परसेंटेज क्या होगा हर एक कंपाउंड। तो बेटा ये लाइंस के लिए तैयार रहो, पेपर डिफिकल्ट हुआ तो कैसे होगा। इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने सबको आता है, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने जाओगे सबको आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने मैं बताऊंगा अभी सबको आ जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए कुछ कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला सेम, अगर कुछ कंपाउंड्स का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हुआ इसका मतलब उनके कंपोनेंट्स में मास परसेंटेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। मास परसेंटेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसी नोट में एक और पॉइंट बोल सकता हूं, टू और मोर कंपाउंड्स कैन हैव सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। सेम इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब सेम मास परसेंटेज कंपोजिशन।
ये लाइन लिख सकता हूं ना, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। सेम मास परसेंटेज कंपोजिशन, सर सेम मास परसेंटेज कंपोजिशन, सेम मास परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है, सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला है, सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला है, सेम मास परसेंटेज कंपोजिशन होगा। प्रूफ करके दे दिया आपके सामने। हाइड्रोजन का चेक करना चाहते हो, हाइड्रोजन का चेक कर लो, जो से चाहो उससे चेक कर लो। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे बोला जाए दो से ज्यादा कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, ऑब्वियस एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम मतलब मास परसेंटेज सेम हो गया। ठीक है, डन। अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला कहीं कैलकुलेट करना हो, एक बात बताओ, इंपेरिकल फॉर्मूला कहीं कैलकुलेट करना, इंपेरिकल मतलब सबसे बेसिक सा रेशियो ना। चलो इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने आते हैं परसेंटेज निकालने के टर्म्स में। चलो इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको स्कूल का एग्जाम देना नहीं है तो आप सीधा सीधा, स्कूल का एग्जाम आपको अब देना नहीं है तो आप सीधा सीधा क्या दिमाग में रखना कि भैया मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्या करना है उसके लिए बस सिंपल सी चीज करनी है। कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं, ध्यान देखना आपको कौन कौन से एलिमेंट्स दिए गए हैं। एलिमेंट्स लिखो, सर ये टेबल हो गया, एलिमेंट्स लिखो, फिर क्या करो सर, एलिमेंट का गिवन मास, ये देखो गिवन मास दिया हो, परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज दिया हो, रेशियो दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो, सर आपको कुछ भी दिया हो, मास परसेंटेज रेशियो फ्रैक्शन जो भी दिया हो, किससे डिवाइड कर देना, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड कर देना, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। ध्यान से देनिएगा, मैंने क्या बोला, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो कहीं पर भी कोई अलग से मत लेके चलना। ध्यान सुनना, जैसे मान लो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सर कार्बन का मान लो दिया है 48%, तो भैया टेंशन नहीं है, 48% क्या करेंगे 48/12, ये कितना आ गया 4। सर नाइट्रोजन का दिया हुआ है कितना, सर ये 42%, ये 42/14 कितना हो गया, सर ये 3 हो गया। हाइड्रोजन बचा खुचा कितना होगा, जो बच गया परसेंटेज में, जो बचा हुआ परसेंटेज है वो किसका है, हाइड्रोजन का है, तो सर ये कितना हो गया 10 हो गया। क्या मेरा आंसर, अब इन तीनों में सबसे लोएस्ट नंबर लो, या फिर इन तीनों में मुझे दिख रहा है कि सर यहां पर इससे होल नंबर रेशियो स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता। यहां देखो, यहां पर बोलते सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये देख लेना। अब यहां पर सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, सबसे लोएस्ट नंबर ये है। ऐसे ही देख लो, ऑड वन आउट है, यही आंसर आएगा, लेकिन चलो फिर भी करते हैं। सर ये क्या करेंगे 4/3, ये क्या हो गया 10/3, और ये कितना हो गया 3/3। ये तो 1 आ गया, ये कितना हो गया 3.33, ये कितना हो गया 1.33। सर ये फ्रैक्शन में आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। 4/3 को मुझे होल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, 10/3 को होल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूं। ये फ्रैक्शन में लाना अलाउड नहीं है, कभी भी किसी का फॉर्मूला ऐसा नहीं हो सकता 1.33। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कभी इजाजत नहीं देता, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कभी इजाजत नहीं देगा, कभी कबूल ही नहीं करेगा। सर इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से। सर ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 10, और ये कितना आ गया 3। आंसर कितना आ जाएगा सर, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, C4H10 नाइट्रोजन 3। ऐसा इंपेरिकल फॉर्मूला, जब भी इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है, जो परसेंटेज दिया है, मास दिया है, रेशियो दिया है, फ्रैक्शन दिया है, कुछ भी दिया है, डिवाइड बाय एटॉमिक मास करो। जो लोएस्ट नंबर आएगा सर उससे फिर से सबको डिवाइड करो। अगर वो फ्रैक्शन में आ गया तो उसको सर इंटीजर में कन्वर्ट करो। सर कैसे करेंगे, 1.3 से डिवाइड किया है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। जिससे डिवाइड करो उससे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। तो आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया तो सर यहां से इंपेरिकल फॉर्मूला का मास भी निकाल सकते हो। इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया तो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास भी निकाल सकते हो। और नाइट्रोजन 14 इंपेरिकल फॉर्मूला का मास आ गया। सर एन की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। सर एन की वैल्यू आ गई तो उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला। तो पूरा का पूरा गेम यही है, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पूरा गेम यही है। पक्का देख लो, ये देख लो,
हो जाएगा। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के लिए थोड़ा तैयार रहिएगा, इसलिए मैंने नोट लिखवाया है कि इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होना मतलब परसेंटेज कंपोजिशन सेम होना, कंपोजिशन परसेंटेज क्या होगा, सेम होगा। डन। अब देख लो तुम्हारे पास क्वेश्चन, ये देखो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास दिया है। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है और मॉलिक्यूलर मास दिया है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हो, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास इतना हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, यही होगा। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही होगा। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एन टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। 6 टाइम्स कर दो, 6 टाइम्स कर दो, 6 टाइम्स कर दो इंपेरिकल फॉर्मूला के, 6 टाइम इंपेरिकल फॉर्मूला करोगे कितना आ जाएगा सर, सीधा सीधा 6 से मल्टीप्लाई करोगे C6H12O6 आ जाएगा, C6H12O6 आ जाएगा। क्या किया सर, इंपेरिकल फॉर्मूला दिया था, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल दिया। एन का नंबर कहां से आता है सर, एन कहां से आता है, फॉर्मूला आपको पहले लिखाया गया था। एन क्या है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, निकालने का तरीका क्या हो गया, ये आ गया। चलो इसका निकालो, चलो बताओ, ये बताओ कैसे करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, देख लो सर। रेशियो दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन लिखो 9/12 हो गया सर, ये 3/4 हो गया 0.75 सर, 0.75। हाइड्रोजन लिखोगे सर, रेशियो दिया है, कोई दिक्कत नहीं सर, 1 आ गया सर। नाइट्रोजन दिया है सर, 3.5/14 लिख दो सर, ये देख लो 1/4 0.25 सर। यहां तक सब सेम हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो, होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्या तरीका होता है सर, इसका तरीका यही है कि भैया सबको जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दो। कार्बन का नंबर कितना आ गया 3, हाइड्रोजन का नंबर कितना आ गया 4, और इसका खुद का नंबर कितना आ गया सर 1। तो ये हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C3H4 नाइट्रोजन 1। ये मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, ये मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा C3H4, हाँ सॉरी H4 नाइट्रोजन 1। ये मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर बोल रहा है कि सर मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो सर इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकालो, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकालो। 12 इंटू 3 सर और 4 इंटू 1 प्लस 14 निकाल दो। 36 प्लस 4 प्लस 14 निकाल दे, 54 आ रहा है सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है सर, यहां पर डिवाइडेड बाय 54 कर दो। एन की वैल्यू 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया, एन टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला होता है क्या सर, एन टाइम्स कितना हो गया C6H8N2, C6H8N2 ये निकाल दो, C6H8N2 ये निकाल दो। एन की वैल्यू आ गई, 2 निकाल के कर दो। कभी कभी आप एग्जाम हॉल में देखोगे आपको ऐसे क्वेश्चन, अब इजी क्वेश्चन मिला, इसको तो खटाखट निकाल सकते हो, ये तो आसानी से निकल सकता है। बेटा जिसको जाना है वो जा सकता है ना यार, क्वेश्चन कर लेते, टॉपिक खत्म कर लेते। कल आइडियल गैस इक्वेशन, फिर स्टोइकोमेट्री पे भी चलना है। कल आइडियल गैस इक्वेशन में सारे लॉज भी आने हैं, गैसियस लॉज सारे मैं कल ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब मैं स्टोइकोमेट्री पे जाऊंगा भाई, मुझे सब कुछ यूज करवाना है, उसके बाद स्टोइकोमेट्री पे जाएंगे। क्या होगा जल्दी सर, यहां पर देखो ना, ए का परसेंटेज कितना दिया है 25, उसका एटॉमिक मास कितना है
सर ये हो गया 2। बी का कितना दिया है 75, उसका एटॉमिक मास कितना दिया है सर ये भी दिया हुआ है कितना सर ये 2। सर ए का और 2 का दोनों का ही, तो सर यहां पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो जाएगा सर यहां पर 2/2 1 हो गया, यहां पर 2/2 1 हो गया। सर एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे, मैंने इतना लिख के टाइम क्यों वेस्ट करना, आप एग्जाम हॉल में अभी तक ऑप्शन टिक मार चुके होंगे, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन के नाम पे बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन। रेशियो दिया है, मास नहीं दिया है, मास का रेशियो दिया है सर, मास नहीं दिया है, मास का रेशियो दिया है। अब आप खुद से सोचो, मास ना देके मास का रेशियो दिया है, कितना आएगा, निकालो इस क्वेश्चन को बेटा, फटाफट निकाल सकते हो। मास ना देके मास का रेशियो दिया है, कैसे आएगा, कितना आ जाएगा, मास ना देके मास का रेशियो दिया हुआ है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करोगे तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो सर ये 1 हो गया, 0.5 अपॉन 0.5 ये 1 आ जाएगा। सर 1 अपॉन 0.5 ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 अपॉन 0.5 ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मैग्नीशियम 1 होना चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। आंसर निकाल दो, मैग्नीशियम 1 है और कार्बन नाइट्रोजन 2 है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम साइनाइड होल ट्वाइस, यही होगा। अब देखो तुम्हें एक क्वेश्चन बताया था मैंने अभी, अब इस तरह क्वेश्चन दे दिया, सोचो इसमें मॉलिक्यूलर मास देने का तरीका चेंज करा हुआ है। यहां मॉलिक्यूलर मास दिया ही नहीं गया है सही से, ये देखो सब परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालिए, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका बदल दिया गया है। मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट ना देके देखो किस तरह से इनडायरेक्ट दिया गया है। सर इनडायरेक्ट वे में मॉलिक्यूलर मास दिया गया है। पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा अगर लगता है तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई बात नहीं, गंदी कैलकुलेशन है सर, इसको अब कोई दिक्कत नहीं। ये 14.3 हो गया, ये 7 से डिवाइड करेंगे, 7 आ गया, 7.1 और 12 आ गया, 17 है, 5 हो गया, 5 से 7.14 आएगा, 14 आएगा। हम अप्रोक्सीमेटली इसको 7.1 ले रहे हैं, चलो 14.3। तो ये अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो लेता हूं तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यही है 7.14 अपॉन 7.14, इसको 1 ले लूंगा, और ये 14.3 अपॉन 7.14, इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लूंगा 2 ले लूंगा। मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ जाएगा सर, C1H2 आ जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। लेकिन ये भैया ये तो दिया ही नहीं है, ये तो दिया ही नहीं है, इसमें तो भैया दिया ही नहीं है कि सर मॉलिक्यूल का, ये देख लो सर इसमें तो दिया ही नहीं है कि सर मोलर मास क्या होगा। मोलर मास कैसे निकालूं, ध्यान सुनना, मुझे पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स, या फिर ऐसे लिख लो नंबर ऑफ, एक बात बताना, मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है, मास ऑफ कंपाउंड, ये देखना मास ऑफ कंपाउंड, ये देखना 42 मिलीग्राम है, मिली का मतलब इतना होता है। और मास ऑफ कंपाउंड कैसे निकालते हैं, ये कितने लोग हैं जो इस तरह से लिख सकते हैं सर, मास ऑफ कंपाउंड कैसे निकालते हैं सर, ऐसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हुआ, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। ये देखना ये 2 हो गया सर, ये देखिएगा 42 इंटू 10 की पावर -3 और 0.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू मोलर मास। ये देख लो मोलर मास निकल जाएगा, मोलर मास कितना होगा 84 है, मोलर मास कितना हो गया 84, मोलर मास कितना आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना आ गया सर 84 आ गया। सर n की वैल्यू कितनी आएगी 84 अपॉन 14, कितना हो गया सर 6 हो गया, यही होगा। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा C6H12।
कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12, कितना आ जाएगा C6H12। तो ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ये देख लो मास ऑफ कंपाउंड, देखो मोल कॉन्सेप्ट प्लस एम्पेरिकल फॉर्मूला, दो कॉन्सेप्ट एक साथ मिल रहे हैं। अब इसी को पेपर में लेंदी पेपर काउंट कर लिया जाएगा। अगर आप पहले से सोच के नहीं बैठे, मैंने क्या किया, किसी कंपाउंड का मास निकालना है तो मैंने क्या किया सर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास कर दिया। 42 मिलीग्राम दिया है तो मिलीग्राम मतलब क्या होता है 10 की पावर -3, निकाल दे। ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अभी जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन, फिर इसको बस समझा देता हूं। ये नहीं, ये क्वेश्चन तुम कर लोगे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन बताओ। इसमें कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज नहीं दिया है, यहां पर परसेंटेज के बदले क्या दिया है याद करो। अभी जस्ट फॉर्मूला बनाया था मैंने, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि सर मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 लिख सकता हूं। सर देखोगे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल जाएगा। अगर मैं बोलूं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हो। सर ये 2/18 जस्ट अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था सर, 0.18 डिवाइड बाई 0.30 इंटू 100 कर सकता हूं। ये 2 डेसिमल से 2 डेसिमल उड़ा दूं सर, ये 0 से 0 उड़ा दूं, 44 चला गया, ये 40% हो गया। ये देख लो सर, ये 2 डेसिमल से 2 डेसिमल, 18 से 18 चला गया सर, 0 से 0 चला गया, 20/3 6.66 आ गया सर, परसेंटेज आ गया। अब यहां परसेंटेज डायरेक्ट ना देके सर क्या किया गया है, ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए, इसी को बोलते हैं बेटा डिफिकल्ट पेपर। ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया, अब आप घर पे इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते रहना, इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते रहना। चलो भाई आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। अगली क्लास में बेटा आइडियल गैस, पूरे के पूरे गैसियस लॉज हम लोग फिनिश करेंगे। पहली अगली क्लास में पूरे के पूरे गैसियस लॉज हम लोग फिनिश करेंगे, कोशिश करेंगे गैसियस लॉज कल हम लोग पूरा फिनिश करें, बॉयल्स चार्ल्स लॉ ये सब कुछ, उसके ऊपर क्वेश्चंस करें और फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे, जो कि अगला टॉपिक होता है स्टोइकोमेट्री। ठीक है, स्टोइकोमेट्री जिस लोग इंतजार कर रहे हैं उनको मैं बता दूं भैया ये बेसिक्स हैं, ये जरूरत है तुम्हें। परसेंटेज कंपोजिशन निकालना, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन 2021 में आया है, 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है बेटा। अब 2026 में भी कभी रिपीट हो सकता है। पिछले साल का क्वेश्चन, इस साल का क्वेश्चन देखोगे पहले वाले टॉपिक से आ गया। पिछले साल स्टोइकोमेट्री पे आया था, इस साल हो सकता है इस पे आ जाए। तो कोशिश करिएगा, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। डीपीपी जाके अब अटेम्प्ट कीजिएगा, गलत होगा सही होगा सब कुछ देखेंगे, कल मिलेंगे। डीपी कर सकते हो, थोड़ा गलत हो सकते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा रिवीजन मतलब क्वेश्चंस मुझे एज अ टीचर लगा कि थोड़ा 2-4 क्वेश्चन कम कराएं, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय। डीपी कर सकते हो बेटा जितना सही हो, कोई दिक्कत नहीं।